वालेकुम जी, खैरियत से होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से है। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। मैं हूं आपके साथ अगले 2 घंटे के लिए, हलीमा जुल्फ़िकार। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इस वक्त तैयार हो रहे होंगे या हो चुके होंगे या नाश्ते कर रहे होंगे या नाश्ते कर चुके होंगे। अच्छा, नाश्ते का जो प्रोसीजर है ना वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जब शादी नहीं हुई हुई थी तब आसान लगता था, लेकिन अब मुश्किल लगता है कि सुबह बहुत सारे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं और उसमें नाश्ता भी होता है। तो अक्सर मेरा नाश्ता जो है वो गाड़ी में हो रहा होता है। तो आप लोग जो है ऐसा बिल्कुल भी ना करें, घर से नाश्ता करके निकलें। और नाश्ता करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए पेट जो है वो भरा हुआ होना चाहिए आप लोगों का। ख़बरों के सिलसिले को जी आप लोगों के साथ शामिल करते हैं। पहली जो खबर हमारे पास मौजूद है वो भी खाने पीने के हवाले से ही है। आप लोगों को क्या लग रहा था कि जो इतनी लंबी तमहीद मैंने खाने पीने के हवाले से बांधी है कि खाना खाना चाहिए, वो मैंने क्यों बांध दिया? वो मैंने इसलिए बांधी है क्योंकि पहली जो खबर है खाने के हवाले से है और उस डिश के हवाले से है जो पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बात कर रही हूँ बिरयानी की। और बिरयानी की जो डिश है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है। कराची वाले और लाहौर वाले आपस में लड़ रहे होते हैं कि कहाँ की बिरयानी ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोग बिरयानी में आलू डालते हैं, कुछ नहीं डालते। खैर, ये सारी कहानी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जो कहानियाँ मैं सुनाने वाली हूँ वो जी इंडिया की है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इस तरह का एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया है। इस तरह के रेस्टोरेंट के अंदर आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे ना ही कोई बंदा मौजूद है और ना ही कोई बैठने की जगह या इस तरह से वेटर आपको सर्व करेगा। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। आप अंदर जाएंगे, आपके सामने होगी एक एटीएम की तरह की मशीन और मशीन पे आपने लिखना है, बिरयानी की फॉर्म डिसाइड करनी है कि मुझे ये फ़लानी वाली बिरयानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा बिरयानी की किस्में हैं। हैदराबादी बिरयानी है और सिंधी बिरयानी है और नॉर्मल दूसरी बिरयानी भी होती है। बीफ बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, आलू वाली है, आलू वाली नहीं है। ये सारी किस्में जो है इन दोनों ममालिक में पाई जाती हैं बिरयानी की। तो वहाँ से आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बिरयानी खानी है। तो जो भी बिरयानी आप लोगों ने खानी हो ना, उस पर आपने जाके करना है क्लिक। ठीक है, जिस बिरयानी पे आप जाके क्लिक करेंगे, पेमेंट के सिर्फ 2 ही तरीक़ेकार हैं। या तो आप अपना एटीएम कार्ड वहाँ पे पिन करके उससे पेमेंट करें, या फिर अपने फ़ोन पे, अपने मोबाइल पे आपके जो बैंक की ऐप है उसके ज़रिए आप लोग जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। इस 2 तरीक़ों के अलावा और तीसरा कोई तरीका मौजूद नहीं है। तो वहाँ से आप लोगों ने बिरयानी लेनी है और खानी है और उसके मज़े जो है वो उड़ाने हैं। बिरयानी के बारे में कहा जा रहा है कि जी इसका सिस्टम ऐसा बनाया गया है और इस तरह से कुछ इसको प्रिपेयर किया जाएगा कि इसका जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये बिरयानी अगर हो तो आप जाके खा सकते हैं। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास मौजूद है वो भी खाने पीने के हवाले से। आज सारी खबरें मैं ऐसी लेके आई हूँ जो सुन के ना आपको मज़ा आने वाला है। कोई भी खबर मैं कोई डिप्रेसिंग या इस तरह की उठा के नहीं लेके आई। बड़े सोच समझ के जो हमारी कोऑर्डिनेटर उन्होंने खबरें निकाली हैं। अच्छा जी, अगली जो खबर है ओरियो के हवाले से है। ओरियो एक बहुत ही मकबूल ब्रांड है बिस्किट्स का। एक बचपन में हमारे हुआ करता था राइट, जो इसकी ना थोड़ी पाकिस्तानी कॉपी था। और फिर ओरियो आया और ओरियो जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जैसा आप सबको पता है। तो ओरियो वालों ने जी क्या किया है, उन्होंने दुनिया के ख़त्म होने की एक तरह से तैयारी कर ली है। तैयारी कुछ इस तरह से की है कि उनका ये कहना है कि एक टाइम आएगा जब शायद दुनिया में अभी जितने भी लोग मौजूद हैं वो मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद और लोग यहाँ में आएंगे, मतलब न्यू लोग यहाँ पे आएंगे। तो ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक के दौरान और जो ये मरने का प्रोसीजर होगा, ये तो किसी को भी नहीं पता कि कैसे होगा। ये जो बिल्डिंग आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं, ये इस कंपनी ने तैयार की है बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ओरियो बनाने का जो फार्मूला है, जो रेसिपी है वो मौजूद है और उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में जो कुकीज़ हैं ये भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे होगा ये कि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जब दोबारा से, उनका ये कहना है कि दोबारा से लोग आएंगे, तो अगर दोबारा से लोग आए तो उनके पास ये बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि किसी भी डिज़ास्टर में सस्टेन रहने की इसमें एबिलिटी है। और इसके अंदर ये कुकीज़ भी मौजूद होंगे और उनका फार्मूला भी मौजूद होगा। और जब वो लोग आएंगे तो ऐसा ना हो कि उनको पता ही ना हो कि हमसे पहले जो लोग रहते थे वो क्या खाते पीते थे, तो उनके पास ओरियो मौजूद होंगे।
मतलब ओरियो जो है उसको इतनी अहमियत दी जा रही है, मुझे नहीं पता था ओरियो की इतनी अहमियत है वैसे लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन यकीन सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये बिस्किट्स बहुत पसंद होते हैं। अच्छा जी, अगली जो हमारे पास ख़बर है वो कुछ हैरान कुन है। हैरान कुन इस हवाले से है क्योंकि मुझे ख़बर देख के ना बड़े अजीब सा मेरी बॉडी में ना एक श्रिल सा है ये ख़बर सुन के। ख़बर कुछ इस तरह से है कि साइंटिस्ट बहुत सारी इजादात करते रहते हैं। अब उन्होंने क्या इजाद किया है, वो ये करना चाह रहे हैं कि जो डेड बॉडी है, यानी कि अगर एक इंसान या एक जानवर या एक परिंदा या कुछ भी मर गया है तो उसकी बॉडी को कन्वर्ट किया जा सके एक रोबोट। जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है स्पाइडर्स के ऊपर। स्पाइडर्स को वैसे भी मारना मुश्किल होता है, उनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, और स्पाइडर्स और इसी तरह के इससे मिलते जुलते जो कीड़े मकोड़े हैं जैसे कॉकरोचेस है और स्पाइडर्स हैं, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सारे डिज़ास्टर्स को फेस करने से उसमें से ज़िंदा बचने की एबिलिटी रखते हैं, इनको मारना इतना आसान नहीं होता। तो उसी तरह से जी स्पाइडर्स पे ये एक्सपेरिमेंटेशन की गई है और उनको रोबोट बनाने का जो मंसूबा था वो बिल्कुल कामयाब रहा है साइंटिस्ट का। यानी कि एक मरे हुए स्पाइडर को उन्होंने लिया है, उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया है और उसे ज़िंदा कर दिया गया है एक रोबोट की फॉर्म में। ये खबर सुन के मुझे डर भी लग रहा है और मुझे हो रहा है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करना शुरू कर दिया और वो कामयाब भी हो गया तो फिर ऑलरेडी इतनी आबादी है लोगों की और रोबोट्स तो वैसे ही नहीं मरते, तो फिर क्या बनेगा, दुनिया तो पागल हो जाएगी क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं है जितनी आबादी ऑलरेडी मौजूद है। तो इस तरह मत करें, जो हम है इंसानों का वो उनको करने दें, जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह अगले जहान में हो जाएगी मुलाकात करनी इतनी भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, अगली जो खबर हम आप लोगों के साथ शामिल करने वाले हैं वो बैटरी के हवाले से है। बैटरी का लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जी जो भी इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है वो चाहते हैं कि उसकी बैटरी वो आसमान में हो, ज़मीन में हो, अंडर वाटर हो, जहाँ भी हो, सहरा में हो, वहाँ उसकी बैटरी जो है ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने से मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पास फ़ोन तो 3 कैमरों वाला है और बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी बैटरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर वो किसी स्पॉट पे इस तरह से जाते हैं तो वो बैटरी पूरा एक दिन नहीं चलती बल्कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। तो अभी वो स्पॉट उन्होंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया होता, उसमें पिक्चर्स नहीं ली होती, तो वो बैटरी ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद पिक्चर्स आती नहीं है। तो इसका भी एक ऑल्टरनेट ईजाद कर दिया गया है। ऑल्टरनेट ये है कि हम जब बैटरी बनाते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज से बनाते हैं जो अब दुनिया के पास इतने नहीं रहे। जैसे आप लोगों को पता है कि पानी से बिजली बनती है और बिजली से ही आपका फ़ोन चार्ज होता है, बैटरी बनती है, लेकिन अब जी सैंड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपके जो 3 कैमरे वाले फ़ोन है ना, उन लोगों के बड़े मसाइल हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं फ़ोन ख़त्म हो जाती है उसकी बैटरी, पिक्चर्स नहीं आती। अच्छा, इन लोगों का एक और भी मसला होता है कि इन लोगों के फ़ोन से पिक्चर्स भी ज़्यादा ली जाती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, हर बंदा कहता है हलीमा फ़ोन दिखाना ज़रा, तो वो उससे अपनी पिक्चर्स ले रहा होता है, इसलिए भी हमारे फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये मुझे अभी इस बात का एहसास हुआ आप लोगों के साथ बात करते करते। और सैंड से जो बैटरी बनाई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि सैंड क्योंकि इस वक्त हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, बहुत सारे ममालिक हैं ही ऐसे जो पूरे के पूरे डेजर्ट पे है। पानी के बारे में जिस तरह कहा जाता है कि पानी जब आप बैटरी बनाने के लिए या पावर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम आता है कि वो जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है दुनिया से, लेकिन सैंड जो है वो ख़त्म नहीं होगी और इस तरह से बैटरी आप लोगों के पास ही रहेगी। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास मौजूद है वो आपकी ट्विन के हवाले से है। ट्विन, जैसे मेरा कोई ट्विन है नहीं वैसे, लेकिन एक डिजिटली एक ट्विन आपका क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि आपका एक ऐसा क्लोन क्रिएट किया जा सकता है जिसमें आपकी पूरी स्कैनिंग होगी। जिस तरह से मैं खड़ी हुई हूँ, अगर मैं यूँ खड़ी हो जाऊँ और यहाँ पे एक मशीन हो और वो मेरा पूरा स्कैन करे, तो वो स्कैनिंग के थ्रू मेरी एक पूरी पिक्चर बना देगी, जिसमें पिक्चर के अंदर सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि मेरा दिल कैसे काम कर रहा है, मेरी किडनीज कैसे काम कर रही हैं, मेरे लंग कैसे काम कर रहा है, मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है। हर एक छोटी से छोटी वेन जो है वो उसके अंदर मौजूद होगी आपके ट्विन के अंदर, और वो ये दिखाएगी कि खुदा ना खास्ता आपके अंदर कोई मसला तो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट जो है वो इतने जल्दी नहीं कराते।
और टेस्ट ना कराने की वजह से जो सबसे बड़ा मसला उन लोगों के साथ होता है कि आपको पता नहीं लगता, आपके अंदर कोई मसला होता है, आप उसे निगलेक्ट करते रहते हो कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मसला ज़्यादा होता जाता है, ज़्यादा फिर वो एक ऐसे पॉइंट में आ जाता है जहाँ से कोई रिवर्सल नहीं होता, और फिर जो आपका इलाज भी है वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के कराना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। वैसे तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली इलाज बहुत सस्ता है, लेकिन क्योंकि बाहर के लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो वो जो पैसे होते हैं वो उनकी गवर्नमेंट पूरी करती है, तो उन लोगों को इतना मसला नहीं होता। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलाज कराना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, तो ये टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में आ जाए, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, तो ये एक इतना बड़ा टेस्ट नहीं है जो कोई भी इंसान ना करा सके। टाइम टू टाइम ये टेस्ट आपको कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि आप लोग जो हैं वो किस तरह से जो सारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरह से काम कर नहीं कर रहे। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास मौजूद है ब्रेन रीडिंग रोबोट्स के हवाले से है। रोबोट्स ने दुनिया को वैसे ही पागल बनाया हुआ है, अपने पीछे लगाया हुआ है। रोबोट वैसे इंसान की ही एक इजाद है, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरह से तरक्की कर रही है, कहा जा रहा है कि वो इंसान की एक दिन आएगा जब इंसान की अकल को मात दे देंगे रोबोट्स। तो इसी तरह का एक रोबोट आपसे मिलवाते हैं इसको। ये क्या करता है, आपके सर पे, आपके दिमाग पे छोटे छोटे क्लिप्स लगाए जाते हैं कुछ। अभी एक पिक्चर आएगी मेरे साइड पे जिसमें आपको पता भी लग जाएगा कि क्लिप्स जो है ऐसे, बिल्कुल ऐसे क्लिप्स जो है वो आपके दिमाग पे लगाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और आप बैठ जाते हैं। अब आपने कुछ नहीं करना, अपनी बॉडी को मूव नहीं करना, लेकिन सिर्फ सोचना है कि मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे फ़ोन से इस बंदे का नंबर डायल हो जाए, या मेरे फ़ोन से ये काम हो जाए, मैं इसको मैसेज कर दूँ, या फिर मैं पेपर पे कुछ लिख लूँ। होमवर्क ऐसे जो लोग करते थे उनको बड़ा मसला होता था, टीचर अक्सर इस तरह की पनिशमेंट भी दे दिया करती थी कि 100 दफ़ा ये लिख के लेके आओ, तो वो बंदा जो है ना थक जाता था, हाथ टूटने वाले हो जाते थे लिख लिख के। तो उन लोगों के लिए जी ये टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ आप सोचेंगे और आपका जो रोबोट है वो आपके हिस्से का काम अपने हाथ से करना शुरू कर देगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वो क्लिप्स लगाने हैं अपने दिमाग में और सोचना शुरू कर देना है कि मैं ये चाहता हूँ, और वो जो रोबोट है वो फिज़िकली आपका सारा काम करके आपको दिखा देगा। तो आपकी जो मुश्किल है फ़िज़िकल चैलेंज होने की या फिज़िकली एग्जॉस्ट होने की, वो आसान हो जाएगी। समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तरक्की करती जा रही है, इतनी आगे जाती जा रही है कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि वो कहाँ तक पहुँच गई है। वैसे टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की देख देख के ना कभी कभी मुझे डर भी लगने लगता है कि दुनिया से कहीं ख़त्म ही ना हो जाती जल्दी। अच्छा जी, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट और हमारा टॉपिक कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, ये किस तरह से फंक्शन करता है, वो पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी। जिस भी बड़े अस्पताल में आप जाएं, बिल्डिंग्स के ऊपर नाम लिखे होते हैं कि ये डिपार्टमेंट है या ये डिपार्टमेंट है, या फिर अगर आप किसी ऐसे अस्पताल में भी जा रहे हैं जिसकी बिल्डिंग एक ही है तो वहाँ पर भी नामों के ज़रिए आपको बताया जा रहा होता है कि ये गायनी डिपार्टमेंट है, ये कैंसर डिपार्टमेंट है, और इसी तरह से एक रेडियोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट काम क्या करता है, ये डिपार्टमेंट करता है आपके वो सारे टेस्ट सब के सब जिसमें आपके जिस्म की एक तस्वीर बनी आती है, जिसे आप सिंपल अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो एक्सरे का शायद सभी को पता हो, ये भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ही अंडर आता है। उसके अलावा दीगर बहुत सारे टेस्ट हैं जो कैंसर में आपकी हेल्प करते हैं, MRI है, इस तरह के दीगर जितने भी टेस्ट हैं जिसमें आपकी बॉडी का एक इमेज बना आता है जिससे पता लगता है कि आपके अंदर क्या मसला है, वो सारी चीज़ें जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। ये किस तरह से काम करता है, इनके ऊपर कितना वर्कलोड होता है, ये किस तरह से बीमारी डिटेक्ट करने में हम लोगों का साथ देता है। टेक्नोलॉजी आगे मज़ीद बढ़ती जा रही है और इस डिपार्टमेंट के अंदर भी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती जा रही है। सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे आज के इस शो में। जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं, पिछले 7 साल से इस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं।
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और इस डिपार्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे काम करेंगी हैं। ज़ाहिर है जब एक डॉक्टर होता है तो वो एक डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक तो होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सिद्रा कादर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो ये डिपार्टमेंट है, मैंने तो अपनी तरफ से जितने आसान अल्फाज में मैं लोगों को समझा सकती थी कि डिपार्टमेंट क्या है और क्या करता है वो समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये बात आपने बतानी है कि ये डिपार्टमेंट क्या है और ये क्या क्या काम करता रहता है। रेडियोलॉजी बेसिकली इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मेडिसिन, लाइक जो मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी टेस्ट या बीमारियां डायग्नोज करनी होती हैं उसका जो सेंटर है या आई ऑफ मेडिसिन, उसको रेडियोलॉजी आजकल कहा जा रहा है। रेडियोलॉजी बेसिकली इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारी मेडिकल मोडालिटीज़ के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वी यूजुअली डायग्नोज एवरीथिंग फ्रॉम हेड टू टो, लाइक आइदर ऑन्कोलॉजिस्ट हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन हो, सर्जन हो और जनरल फिजिशियन हो, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेडियोलॉजी। वो सारे आपके मरहूने मिन्नत है, आप मदद करेंगे तो वो कुछ करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मेडिसिन और आई ऑफ मेडिसिन। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जब भी नाम सुनते हैं, मुझे नहीं पता शायद लोगों के दिमाग में रेडियो एक्टिव वेव्स आती हैं, क्या चीज़ आती है, लोग इस डिपार्टमेंट से डरना शुरू हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसमें वाकई कोई रियलिटी है मौजूद? इसमें थोड़ा सा मिथ भी है और थोड़ी सी रियलिटी भी है। ठीक है। आई मस्ट से कि कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनमें रेडिएशंस हैं और दे आर हार्मफुल, और कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनमें रेडिएशंस हार्मफुल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें हम साउंड वेव यूज़ करते हैं, वो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। और जिस तरह MRI है, वो आजकल MRI जो है वो बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू बॉडी की स्टडिंग करती है और जो इमेजिंग होती है वो भी इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो एक्सरे है और जो CT स्कैन है उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ी सी रेडिएशंस हैं। अच्छा, रेडिएशंस हैं, लेकिन क्या वो रेडिएशंस ख़तरनाक हैं या नहीं हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनको उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स निकल आते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता? अच्छा, चूँकि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं दे आर ऑलरेडी बैटलिंग विद देयर डिजीज़ एंड मेजर मेन स्टे ये होता है कि उनकी डायग्नोसिस ठीक तरीके से हो जाए, प्रॉपर तरीके से, सो दैट जो फिजिशियन है या क्लिनिशियन जो भी उनका इलाज कर रहा है वो उसके ऊपर प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दे सके। तो यहाँ पे फिर ये रूल आ जाता है कि बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क। अब अगर एक पेशेंट रोड साइड एक्सीडेंट के साथ आया है तो उसका अगर हम CT हेड करवा रहे हैं तो दैट्स मीन कि हम इसलिए करा रहे हैं कि उसके ब्रेन के अंदर कोई हेमरेज ना हो गया हो, कोई फ्रैक्चर ना हो गया हो, तो जो वो रेडिएशंस हैं दे आर जस्टिफाइड। तो इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में। दूसरी ऑप्टिमाइजेशन है कि इसका मतलब ये है कि एज लो एज पॉसिबल पेशेंट को रेडिएशन से एक्सपोज करें, और वो डिसाइड कौन करता है, दैट इज़ द डॉक्टर, जो कि उसको आगे से प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप ये टेस्ट करें। बाकी जो रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जो कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं दे ऑल्सो गाइड द पेशेंट कि आपको ये वाला टेस्ट करवाना चाहिए। हम एज लो एज पॉसिबल रेडिएशन एक्सपोजर के साथ साथ चलते हैं ताकि पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं सिद्रा कि कीमोथेरेपी में जो रेडिएशंस आती हैं वो भी क्या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ही होती हैं? अच्छा, कीमोथेरेपी में बेसिकली रेडिएशंस नहीं होती। कीमोथेरेपी में अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो ऑन्कोलॉजिस्ट है प्रिस्क्राइबिंग कीमोथेरेपी, तो उसमें उनको इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा। एक होती है रेडियोथेरेपी जिसमें ट्रेसर वो भी IV इंजेक्शन के थ्रू ही लगता है। अच्छा। और वो ट्रेसर फिर आप अकॉर्डिंग टू डिजीज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और टिश्यू को शो करता है, जिसके ऊपर से हम इमेजिंग लेते हैं। अच्छा। और फिर उसको स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा मोडेलिटीज़ हैं, जिसमें एक न्यू मोडेलिटी है न्यूक्लियर मेडिसिन की। अच्छा। तो उसमें पेशेंट को इस तरह ट्रीट किया जाता है कि वो ना सिर्फ डायग्नोसिस में हेल्प करता है बल्कि ट्रीटमेंट में भी। अच्छा। जो रेडियो ट्रेसर उनको दे रहे हैं वही रेडियो एक्टिविटी विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट अंडर द मशीन।
अच्छा, ये सारा प्रोसीजर जो है आपने समझाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि हम एक लेमैन की आंखों से इसे देखना चाहते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप इसको ज़रा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएं कि ये सारा प्रोसीजर किस तरह से होता है, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए। फॉर एग्जांपल जो जनरल पब्लिक है, अगर क्योंकि हेड टू टो रेडियोलॉजिस्ट इज डीलिंग विद एवरी डिजीज, स्पेशलिस्ट क्लासिफाइड डॉक्टर मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी डिजीज़। तो अगर कोई फीमेल हमारे पास आती हैं और शी इज़ इन एंटीनेटल स्टेट और वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनका अल्ट्रासाउंड से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अच्छा। लाइक उनको जो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट है, शी विल प्रिस्क्राइब कि आप एक एंटी स्कैन कराएं 11 to 13 वीक्स के बीच में, फिर आप 18 to 22 वीक्स के बीच में एनॉमली स्कैन करवाएं। ठीक है। तो इस तरह फिर अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, फॉर एग्जांपल वी सी के बेबी अब नॉर्मल है, या बेबी का ब्रेन नहीं बना, या बेबी के ऑर्गन्स ठीक नहीं है, तो तब जो है वो उसको एमआरआई की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा। अब इसी तरह के पेशेंट्स हों जिनमें एमआरआई की तरफ क्यों लेके जाना पड़ता है, ये भी पता उसकी डायग्नोसिस के लिए। ठीक है। कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीजेज हैं वो ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आएंगे, बट इट्स इन द रेयर केस। अच्छा, मतलब आपको पता लग जाएगा कि कुछ मसला हाँ। है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आपको फर्दर कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और एडवांस केसेस में कुछ ऐसे प्रेग्नेंट पेशेंट्स लाइक जो ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर से डील कर रहे हैं, उनको ये कैंसर्स हैं, तो उनके लिए भी फिर एमआरआई इज़ द सेफ मोडेलिटी, क्योंकि उसमें इतनी रेडिएशंस नहीं है। फिर यही पेशेंट्स को जब ट्रीटमेंट लगता है तो वो कीमो, जैसे आप बात करें, ठीक है, उनको कीमोथेरेपी की तरफ लेके जाएंगे, फिर रेडियोथेरेपी भी लेके जा सकते हैं। ये जो है, ये सारी जो इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियन जो है उस पेशेंट का, वो डिसाइड करेगा कि इसको किस मोडेलिटी की तरफ लेकर जाना ठीक है। असल में आजकल ये हो रहा है, ये प्रैक्टिस मैंने बहुत ही ज़्यादा आम देखी है कि लोग क्या करते हैं कि जाते हैं डॉक्टर के पास, या डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, अपने सिम्टम्स लिखते हैं गूगल पे, और गूगल उन्हें बताता है कि आपको ये बीमारी है, आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। तो क्या वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं खुद से ये कहने के लिए कि मुझे ये टेस्ट कराना है अपना, या नहीं? किसी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर या किसी डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर वो डिपार्टमेंट उनका टेस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि पेशेंट जो हैं, अब आजकल बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड या नोन पेशेंट्स हैं वो खुद सर्च करते हैं गूगल पे एंड दे सी कि ये डिजीज़ इसके ऊपर डायग्नोज हो जाती है। तो हमारे पास वॉक इन पेशेंट्स भी आते हैं जो कि बेसिकली मोस्टली अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एजेड आदमी है 40-50 इयर्स और उनकी प्रोस्टेटोमेगाली है, तो वो उसके फॉलोअप के लिए हमारे पास स्कैन कराते आएंगे। मुझे नहीं पता ये मेल जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, लाइक जिनको यूरिन अर्जेंसी की प्रॉब्लम हो, यूरिन फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम हो, पेन का प्रॉब्लम हो, लाइक दिस। फिर जैसे फीमेल में कॉमन प्रॉब्लम है यूटीआई का, उसके लिए वो स्कैन के लिए आती हैं, पेल्विक स्कैन के लिए। यंग लड़कियों में कॉमन प्रॉब्लम है इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स का, तो वो उसके लिए आती हैं। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो उसके लिए वॉक इन पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स जो आम पब्लिक है उसकी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी स्क्रीनिंग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, अगर पेशेंट को उसकी फैमिली में हिस्ट्री का पता है, उसकी नियर मोस्ट लाइक खाला या मदर या सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है, तो शी मस्ट कम टू रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर स्क्रीनिंग। ठीक है, अपना ख्याल खुद रखने के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है। और इस तरह बहुत सारी मोडेलिटी, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें लाइक पेशेंट खुद भी वॉक इन आ सकते हैं। लाइक अगर पेशेंट नॉन डायग्नोज्ड है, फॉर एग्जांपल जीपी स्टोन्स का, जिन्हें पित्ते में पत्थरी कहते हैं, और उनको ऑन एंड ऑफ पेन होती रहती है, और पेशेंट जो है वो सर्जरी नहीं करवा रहे, सर्जन ने उनको कहा हुआ है, आउट ऑफ नो वेयर एकदम उनको शदीद पेन स्टार्ट हुआ और उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, और वो एकदम आए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। हो सकता है कि वो सीबीडी में स्टोन स्टक कर गया हो, फिर वो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो इससे बेहतर कि वो टाइम वेस्ट करें किसी फिजिशियन के पास, हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे हों कि जहाँ पे उनको सर्जन अवेलेबल ना हो, तो इनिशियली डायग्नोसिस करवा के तो देन दे कैन गो टू देयर क्लिनिशियन। अच्छा, ठीक है। मुझे बताएं कि जिस तरह आप लोगों का डिपार्टमेंट है, मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है, इसमें रोज़ाना की तादाद में आप क्या देखती हैं कि केसेस की जो शरह है उस पर कितना इजाफा हो रहा है, और ये जो डिपार्टमेंट है वो कितना
कितने फीसद हेल्प कर रहा है डायग्नोसिस के लिहाज से? कि पहले ज़माने में हम लोग देखते थे कि बहुत सारे लोगों की बहुत देर हो जाया करती थी क्योंकि सही डायग्नोसिस नहीं होती थी। अगर ये डिपार्टमेंट ना अभी भी होता तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा और मसले मसाइल होते। तो कितने फीसद ये डिपार्टमेंट जो है वो अपना पार्ट प्ले करता है कि जल्दी डायग्नोसिस हो और जल्दी इलाज मुकम्मल हो जाए? देखिए, मेडिकल फील्ड में जितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, दे आर डे बाय डे इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग अपॉन रेडियोलॉजी। लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेडियोलॉजी। तो उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करके बिल्कुल पिन पॉइंट डायग्नोसिस उनके पास अवेलेबल हो जाए। तो मारूफ हॉस्पिटल जो है वो इट्स लाइक यहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड लोग आते हैं, इट्स इन द मेन हब एंड इट्स फुल ऑफ फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे ऑब्वियसली शरह ज़्यादा है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की। अगर हम बात करें दूर दराज इलाकों की जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो वहाँ पे पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। लाइक मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, आई हैव वर्कड इन द गवर्नमेंट सेटअप आल्सो। आई हैव सीन के पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स की अगर बात करें कि उनको नहीं पता होता और उनकी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल चलती जा रही है, एट दी एंड वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है और पेशेंट जो है उसको अपनी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क से गुजरना पड़ता है। तो अगर ये डायग्नोसिस उसका अर्ली हो जाता तो उसकी काफ़ी हेल्प हो सकती थी। इसी तरह जो बच्चे माँ के पेट के अंदर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं, वो चूँकि डायग्नोज नहीं हो पाते, आफ्टर डिलीवरी वो मज़ीद बर्डनसम हो जाती हैं उनकी डिजीज़, पेरेंट्स के लिए भी और क्लिनिशियंस के लिए भी। एक स्टेज ऐसी आती है कि वो नहीं बता सकते कि ये कभी ठीक भी हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन में, न्यूरोलॉजी में अ लॉट ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ आई हैव सीन जो कि वक्त से पहले भी डायग्नोज हो सकती थी। लाइक पानी पड़ जाना, अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपको बताऊं कि वो दिमाग के अंदर पानी पड़ जाता है और वो बड़ा होता रहता है और उसका बाद में ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह पेशेंट्स को पहले एजुकेट किया जा सकता है। तो आई मस्ट से कि जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं उधर की आवाम को अगर ये अवेयरनेस हो कि हम लोगों ने इतने टेस्ट इस मौके पे लाजमी करवाने हैं। लाइक जैसे मैं पहले बता रही थी कि अगर एक औरत को प्रेगनेंसी हो गई है तो शी मस्ट गो फॉर नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, एंटी स्कैन बिटवीन 11 to 13 वीक्स। हर किसी को करानी चाहिए क्योंकि हर किसी को तो डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करते। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में ये भी है कि क्वालिफाइड क्लासिफाइड डॉक्टर्स आर लेस, क्वैक ज़्यादा हैं और कुछ इस तरह के LHVs लाइक दे हैव मशीन्स एंड दे कंसीडर कि हम कर सकते हैं ये स्कैन्स, और वो भी काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं। अच्छा, मतलब उनके पास मशीनें मौजूद हैं लेकिन क्योंकि स्कैन प्रॉपर्ली नहीं आता तो तब भी चीज़ें मिस हो सकती हैं। बिल्कुल। हमें इस तरह ट्रेन किया जाता है कि यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी डिजीज़। तो आप देखें जितने भी अच्छे सेटअप हैं वहाँ की गायनोकोलॉजिस्ट दे ऑलवेज रेफर पेशेंट फॉर प्रॉपर स्कैनिंग टू रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन छोटे सेटअप्स में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल हैं रेडियोलॉजिस्ट, लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे क्वैक सिस्टम ज़्यादा है, वहाँ पे ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट का ना हो, जितने मर्जी छोटे शहर में हो, जितने मर्जी छोटे कस्बे में हो, वहाँ रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट होना कितना ज़रूरी है? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी डिजीज़ अर्ली डायग्नोज हो सकती हैं। और पाकिस्तान चूँकि अभी अंडर डेवलप्ड है एंड ऑल डॉक्टर्स बाकी मोडेलिटीज़ के दे कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट और वो एम्फसाइज करते हैं। प्राइवेट सेटअप में पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बस फजूल में टेस्ट करवा रहे हैं। लाइक ये अगर मैं कहूँ कि आज से 4-5 साल पहले जब क्लिनिशियंस को एम्फसाइज किया जाता था कि आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर पेशेंट को डायग्नोज करें, लेकिन एक हाथ जो है, हाथ का एग्जामिनेशन कैन नॉट बी सुपीरियर अपॉन द machine. What we can see from inside, we cannot see and feel from outside. Obviously, clinical correlation is very important. It's a triad. कि एक पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, साथ क्लिनिशियन का अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लेकिन रेडियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। फिर प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लाइक बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स का पेन होता है।
राइट आइलिड फोसा में हर एज में, यंग एज में, टीन एज में, फीमेल्स को तो मेल्स को भी, किसी भी एज के, तो वो जब आते हैं शदीद किस्म की पेन है। पहले तो ये होता था कि जी क्लिनिकल टेस्ट किया, पेन फील हुआ और उसकी फ़ौरन सर्जरी कर दी। नाउ पेशेंट दे आर एजुकेटेड। मेरे पास कई इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जैसे कि डॉक्टर साहिबा अगर सीटी के ऊपर आ रहा है तो देन वी विल गो फॉर सर्जरी। उससे पहले हम मेडिसिन से इलाज करने की कोशिश करते हैं, हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं सिम्टम्स की। तो इट्स लाइक दिस। ये एक तो बेजा सर्जरी से भी बचा सकता है, दूसरा ये बिल्कुल टाइम के ऊपर सर्जरी की तरफ भी लेके जा सकता है ताकि पेशेंट की जान बच सके। उसकी एग्जांपल लाइक ऐसे मैं आपको देती हूँ कि यंग फीमेल है और उसको एकदम पेन स्टार्ट हो गया राइट या लेफ्ट आइलिड फोसा में। उसको पहले से कोई सिस्ट थी जिसे उर्दू में पानी की थैली कहते हैं, तो वो डिफरेंट जगहों पे जाती रही और उसने कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करवाया। उसके बाद एकदम वो सिस्ट की वजह से प्रेशर पड़ा और उसकी जो ओवरी थी वो टॉर्च हो गई। टॉर्च मतलब? टॉर्च मीन वो मुड़ गई। ठीक है। दिस इज़ वेरी सीवियर इमरजेंसी। इसमें पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर वो इसको डिले करें। अब शदीद पेन होती है, अब उसके पास कोई ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या कोई जगह नहीं जहाँ पे वो जाके ये चेकअप करा सके, और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही जिसकी अच्छी मतलब स्किलफुल डॉक्टर वो इसको डायग्नोज कर सकता है ऑन टाइम और इसकी सर्जरी करके इसकी ओवरी को बचाया जा सकता है। फॉर लाइफ उसको इनफर्टिलिटी से बचाया जा सकता है। तो इट्स लाइक दिस के रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स ना सिर्फ आपको बेजा सर्जरी से बचा सकते हैं बल्कि टाइमली ट्रीटमेंट की तरफ भी लेके जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी की जब से एडवांसमेंट होना शुरू हुई है, ये सारा प्रोसीजर तो है ही टेक्नोलॉजी बेस्ड। मशीन आपके पास होगी तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर क्या है। जैसे जैसे दुनिया आगे तरक्की कर रही है वैसे वैसे ये फील्ड कितनी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, और अब इस फील्ड में पास्ट अगर हम 10-15 साल की बात करें तो और क्या क्या एडवांसमेंट आ चुकी है? अच्छा, लाइक पहले जो एक्सरे थे वो इतने डिजिटल नहीं होते थे, वो अब डिजिटल एक्सरे आ गए हैं। अब फर्दर मज़ीद एडवांसमेंट्स इस तरह की होती जा रही हैं चूँकि हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड ज़्यादा है। इवन नॉर्मल मेडिकल चेकअप के लिए भी एक्सरेज वगैरह होते हैं, तो उसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हुआ करेंगे नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में जो कि नॉर्मल एक्सरेज को एबनॉर्मल से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। अच्छा। इसी तरह जैसे अब अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के अंदर भी मज़ीद एडवांसमेंट होती जा रही है। 4D अल्ट्रासाउंड्स आ गए हैं। फिर अगर सीटी की बात करें तो एंड ऑफ 90s के अंदर यू सी इन द लास्ट 2 डिकेड्स ही एडवांसमेंट हुई है। सिंगल स्लाइस सीटी था, लाइक अगर ये बाजू है तो इसका यहाँ से एक कट आता था और फिर 4 mm बल्कि ज़्यादा के डिस्टेंस के बाद। ठीक है। अब मल्टी स्लाइस सीटी है, बहुत छोटा सा लिमिटेड सा गैप रह गया है एक स्लाइस के दूसरे स्लाइस के बीच में, तो माइनर डिटेल्स भी पता चलती हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और किस तरह से एडवांसमेंट आ रही है। अभी हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, हमारे साथ है। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये बात करने का हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जिस तरह सिद्रा ने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आजकल अवेयर हो के आते हैं कि हमें ये टेस्ट कराना है। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी डॉक्टर के पास पहले नहीं जा रहे और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट जा रहे, ऐसा आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए जो सारी बातें सिद्रा आप लोगों को बता रही हैं ये बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुननी है। अच्छा सिद्रा, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रही थी कि बहुत माइन्यूटली भी पिक्चर ली जा सकती है। पहले वक्फे से ली जाती थी, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस था कभी कभी वो कवर नहीं होता था और मसला उसी डिस्टेंस में होता था। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी इस तरह की आ गई है कि पिक्चर बहुत करीब करीब की चीज़ों की ली जाती है ताकि पिन पॉइंट किया जाए कि मसला है कहाँ पे। बिल्कुल, तो उसी से आगे आप फर्दर कंटिन्यू करें। लाइक मैं बता रही थी कि जैसे सीटी अब आजकल मल्टी स्लाइस आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में पूरा स्कैन हो जाता है और 3D पिक्चर हमें मिल जाती है इन ऑल प्लेन्स। फुल बॉडी की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ट्रॉमा के साथ आया है, उसको कहीं रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी में हाई इम्पैक्ट इंजरी हो गई है, तो फुल पैन स्कैन हम करते हैं हेड टू टो। अच्छा। माइनर से माइनर फ्रैक्चर, ब्लीड, इंजरी टू सॉफ्ट टिश्यूज,
उसके ऑर्गन्स में, मतलब बॉडी में जो उसके अज़ा हैं अंदरूनी, उनको देखा जा सकता है। फिर सीटी के बाद एमआरआई है, वो भी मज़ीद एडवांस्ड हो चुका है। जितने भी सॉफ्ट टिश्यू डिजीज़ हैं, लाइक मसल से रिलेटेड, कोई मसल में गिल्टी है, मसल में कोई मैस है, उसको देखने के लिए कि आया ये बिनाइन है कि मलिग्नेंट है। क्योंकि आप देखें पहले ज़माने में कोई कहीं मैस किसी को बन जाता था, वो 1 साल से रहा, उसने इग्नोर किया, 2 साल पड़ा रहा, फिर उसने पेन स्टार्ट कर दी, वो डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर उनको बायोप्सी का कह देते थे। लेकिन बायोप्सी एक पेनफुल प्रोसीजर है, उसके अंदर नीडल डाल के आपने उसको देखना है। तो इट्स बेटर कि आप उससे पहले एमआरआई करके उसकी नेचर को जान लें कि हम बता सकते हैं कि ये बिनाइन है या मलिग्नेंट है। अगर मैं उसको उर्दू में बताऊं कि ये जड़ों वाली बीमारी है या ये बिल्कुल बगैर जड़ों वाली, हाँ ठीक है, कि ये बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है। तो इस तरह जड़ों वाली अगर हो तो फिर उसे रिमूव करने की ज़रूरत है, अगर जड़ों वाली ना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। जड़ों वालों का ये प्रॉब्लम होता है जो मैलिग्नेंट डिजीज़ हैं कि उसके लिए हम फर्दर फिर टेस्ट करते हैं, जिसमें हम उसके चेस्ट के और एब्डोमेन के सीटीज़ करते हैं। फिर एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है पेट सीटी। लाइक कुछ पेशेंट्स को लिम्फोमा का मर्ज लाहक हो जाता है, लिम्फोमा भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। ये लिम्फोमा भी एक कैंसर है। अच्छा। तो फिर उस पेशेंट का सीटी चेस्ट और एब्डोमेन इसलिए कराया जाता है ताकि पता चले कि ये कहाँ कहाँ फैल चुका है। कुछ पेशेंट्स को लंग्स में फैल जाता है, लिवर में फैल जाता है। ये अक्सर आम पब्लिक ने भी सुना होगा, अगर उनके किसी दूर दराज किसी जानने वाले को कैंसर हुआ हो और बाद में पता चले कि डॉक्टर ने कहा है कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, तो वो इन्हीं टेस्ट से पता चलती हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि जिस तरह से आपने खुद कैंसर की बात की, कैंसर में रेडियो एक्टिव वेज का आपको सामना करना पड़ता है जब आप कीमो करा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें करा रहे होते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है कि डॉक्टर आपको कह देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कैंसर फ्री हैं। उसके बाद दोबारा से अपना चेकअप कराना कितने अरसे बाद कराना चाहिए, कितने अरसे बाद अपने टेस्ट कराने चाहिए? क्योंकि फिर एक टाइम आता है आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है, लोग दोबारा जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं अब कैंसर किसी और जगह पे बन गया है। तो उसके लिए अपना चेकअप खुद से कराना कि मुझे हुई थी ये बीमारी और मैंने अब अपना रेगुलर चेकअप कराना है, वो कितना ज़रूरी है, कितने अरसे में कराना चाहिए? अच्छा देखिए, जिस पेशेंट को कैंसर डायग्नोज होता है उसके लिए तो यही एक बहुत बुरी खबर होती है और वो उस प्रोसीजर में से गुजरना शुरू हो जाता है जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होती है। और वो बड़े लकी पेशेंट्स होते हैं कि जब उनका सारा कैंसर ट्रीटमेंट हो जाता है और देन डॉक्टर सेज के प्रीवियस सीटीज़ या एमआरआई से कंपैरिजन की निस्बत अब आपका इंटरवल रिग्रेशन हो गया है। अच्छा। लाइक ख़त्म हो गया है। लेकिन इट डजेंट मीन कि उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी इमेजिंग नहीं करानी। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स में डिफरेंट टाइम पीरियड का फॉलो अप है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी भी मैं एक मिसाल आपको देती हूँ कि किसी को लंग के अंदर एक नोड्यूल आ गया और अच्छा। वो अभी बगैर जड़ों वाला था। ठीक है, फिर उसके साइज की बेसिस पे रेडियोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि आपने 6 महीने बाद आना है, 12 महीने बाद आना है या 1 साल बाद आना है, डिफरेंट टाइप्स। और अगर वो वाला वही नोड्यूल फॉर एग्जांपल जड़ों वाला कैंसर बन गया, उसकी फिर बायोप्सी हुई, फिर ट्रीटमेंट हुआ, तो उस पेशेंट का 3 मंथ्स तक भी फॉलो अप हो सकता है, 6 मंथ्स तक भी फॉलो अप हो सकता है। ये सब गाइड कौन करेगा? ये डॉक्टर बताएगा, आइदर रेडियोलॉजिस्ट हो या उसका जो मेन क्लिनिशियन है जो कि उसको पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि हमने कराई कीमो तो बंदा एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर से भी गुजरा और फिर अनफॉर्चुनेटली जान भी ना बच सकी। तो फिर कीमो कराने का क्या मकसद है? कीमो करानी भी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? बाकी सारा इलाज उसी तरह से कराएं, कीमो नहीं कराएं? क्योंकि कीमो कराने से आपको पता है लोगों की मतलब फिजिकली भी ख़राब होते हैं, शक्ल सूरत भी ख़राब होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आप रिकमेंड करती हैं कि कीमो करानी चाहिए? देखिए, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि अगर साइज़ में बड़े हो जाएं तो उनको श्रिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल पेट के अंदर कोई एक ऐसा कैंसर है कि जिसने इर्द गिर्द की खून की नालियों को भी जकड़ लिया है, ऑर्गन्स को भी वो आगे पीछे धकेल रहा है,
उसकी सर्जरी करना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, तो ऐसे केस में उसको कीमोथेरेपी दे के उसको स्लो डाउन श्रिंक करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसी में और कीमोथेरेपी तो बेसिकली क्लिनिकल प्रोसीजर है। उसके बाद आ जाती है रेडियोथेरेपी, जिसमें पेशेंट को इसी तरह मेडिसिन दी जाती है आईवी, और उसको अंडर मशीन उसकी फिर रेडियोथेरेपी की जाती है। ठीक है। तो उससे ऑब्वियसली साइज श्रिंक होता है। अब ये इसमें वही बात आ गई कि बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, इन प्रोसीजर्स के भी रिस्क्स हैं, लेकिन जो उसको बेनिफिट मिल रहा है दैट इज प्रोटेक्टिंग हिम और हर फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेबिलिटेटिंग साइड इफेक्ट्स एंड इवन डेथ। लाइक एक पेशेंट बिल्कुल उसको डॉक्टर ने कह दिया कि आप नहीं बच सकते अगर आप रेडियोथेरेपी नहीं कराएंगे, तो इट्स बेटर कि उसको वो करवाना चाहिए, और इसमें रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए कि बस कि हम ये नहीं करवाना चाहते हैं, बस कैंसर डायग्नोज हो गया एंड वी डोंट वांट टू ट्रीट इट। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, यंग छोटी उम्र के बच्चे भी, कि आफ्टर कीमो एंड रेडियोथेरेपी वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और उनके वो जो कैंसर्स अगर वो बिनाइन या लिम्फोमा या इस टाइप के जो कैंसर्स हैं वो ट्रीट हो जाते हैं एंड दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अच्छा मुझे बताएं सिद्रा कि कितने % चांसेस हैं कि अगर बीमारी ठीक तरह डिटेक्ट हो जाए कि ये बीमारी है तो इंसान ठीक हो सकता है? क्योंकि बहुत दफ़ा तो लोग ये भी कहते हैं कि जी ये वैसे फिर कहने लग जाते हैं कि ये बहाना बन गया, कुछ हो गया, जाना तो था ही, वक्त तो लिखा ही था, लेकिन कभी कभी किसी इदारे की तरफ से या किसी जगह की तरफ से थोड़ी सी ये चीज़ आ जाती है कि सही तरह डिटेक्ट नहीं किया जाता कि क्या बीमारी है, और फिर वही आगे जाके डेथ का बायस बन जाती है। अच्छा, इसमें यह है कि टाइमली वो प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया जाए कि जिसके लिए वो मोडेलिटी स्पेशली बनी है। फॉर एग्जांपल बोन्स का कोई अगर कैंसर है तो उसके लिए वो एक्सरे करवाते रहे, अल्ट्रासाउंड्स करवाते रहे, तो वो तो डायग्नोज नहीं हो सकता उसके ऊपर। इट्स बेटर कि वो MRI करा लें। अच्छा। तो अगर टाइमली और सही वक्त के ऊपर प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए उस पेशेंट का, तो उसको शुरू में ही पकड़ा जा सकता है। असल में डिले इसलिए आता है कि पेशेंट्स बाकी टेस्ट में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और डिजीज़ेस जो हैं वो प्रॉपर, और ये भी एक डॉक्टर जब उसके साथ डिस्कशन होती है तो वो जो क्लिनिशियन है और जो रेडियोलॉजिस्ट है दे कैन गाइड इजीली कि आपको ये प्रोसीजर करवाना चाहिए। ठीक है। और कैंसर्स के बारे में तो ये है कि वो बहुत जल्दी फैल रहे होते हैं, और पाकिस्तान में और इवन बाहर भी इंटरनेशनली भी बहुत टाइम पेशेंट को दिया जाता है फॉर MRI और स्कैन्स के लिए, तो उसकी वजह से भी डिले आता है। अच्छा, मतलब टाइम ज़्यादा दे दिया जाता है कि इतने दिन बाद आप आके आप MRI करा लें, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएंगे, अगर हम ट्रॉमा की बात करें, ट्रॉमा में आपने जिस तरह कहा कि हम पूरी बॉडी की करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, इमेजिंग करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को जो बीमारी है वो बहुत अरसे से है, खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट उसका हो गया जिसके बाद जब उसकी बॉडी की इमेजिंग की गई तो पता लगा कि ये बीमारी इसमें पहले से मौजूद थी, और उसने तब तक इमेजिंग ही नहीं कराई हुई थी, उसको पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये बिल्कुल ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा होता है। उसको हम कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पेशेंट जिस मसले के लिए आता है वो मसला तो एक साइड पे, जो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप पहले इसकी तरफ सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक रिसेंटली ही मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वॉज़ वेरी ओल्ड, 85 ईयर्स ओल्ड, और उनको सिर्फ प्रॉब्लम जो था वो किडनी का था, और किडनी में वो ही वाज सेइंग कि मुझे राइट साइड पे पेन हो रही है। मैंने अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद उनका CT स्कैन हुआ तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लाइक लिवर भी इन्वॉल्व हो चुका हुआ था, बाकी भी ऑर्गन्स बॉडी के इन्वॉल्व थे। तो ये वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हैं, और डॉक्टर वाज आल्सो टेलिंग देम, जो उनका मेन फिजिशियन था, कि आप जिस मकसद के लिए आए थे उसको भूल जाएं, बाकी प्रॉब्लम्स जो अंदर से पता चले, क्योंकि कुछ साइलेंट डिजीजेज होती हैं। बिल्कुल। पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा डायग्नोज नहीं हुआ क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं होते, खामोश बीमारियां। हाँ, वो साइलेंट डिजीजेज होती हैं और वो डायग्नोज नहीं हुई होती, वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से या बाय चांस इंसिडेंटल जब होती हैं और वो बहुत आगे तक फैल चुकी होती हैं, देन पेशेंट से कि हमारा डायग्नोज क्यों नहीं सही टाइम पे हुआ।
तो आप क्या रिकमेंड करती हैं एक बंदा जो बिल्कुल हेल्दी है, जो अपने आप को बिल्कुल फिट समझता है, क्या उसको भी टाइम टू टाइम ये सारे टेस्ट कराने चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इतने भी टेस्टों में ना पड़ें, इतनी में अपनी बॉडी को इस प्रोसीजर से ना गुजारें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रेजेस हैं तो आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे टाइम टू टाइम हेल्दी लोगों के लिए भी इमेजिंग की इम्पोर्टेंस तो है। वो इस तरह के कहीं भी आप जॉब के लिए जाएं या मेडिकल चेकअप के लिए जाएं तो दे आस्क फ्रॉम यू कि आप चेस्ट एक्सरे करा के आएँ, आप अपने बेसिक टेस्ट करा के आएँ। तो वो बंदा तो कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो नॉर्मल था, लेकिन दे आर रिक्वायरिंग, जो भी कंपनी है जहाँ भी जॉब के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल मेडिकल के लिए ये रिक्वायरमेंट लाइक इसका मतलब ये है कि आम ज़बान में अगर पब्लिक को ये अवेयरनेस हो कि इन टेस्ट से आपको कई हिडन चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो अगर पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई फील नहीं होती, कोई उसको ऐसे सिम्टम नहीं है, तो बेशक ना आए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक फीमेल्स जो हैं, मैं फीमेल्स की एग्जांपल देती हूँ कि लाइक उनको बहुत फटीग फील होती है, बहुत कमज़ोरी फील हो रही है, दे आर सीइंग कि उनके बाल बहुत गिर रहे हैं या उनकी स्किन ड्राई हो रही है, उनके लाइक पीरियड्स मिस हो रहे हैं और उनके इरेगुलर हैं, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास भी जाएं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, नॉर्मल फिजिशियन। लेकिन अगर आप रेडियोलॉजी में आके अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, थायराइड का भी जो प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड जो फीमेल को होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फटीग फील होती है, वो भी अल्ट्रासाउंड पे देखा जा सकता है, ठीक है, वो भी नज़र आ जाता है। तो इस तरह आप अपनी बॉडी के लिहाज से लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है, नॉर्मल से हट के कोई नई चीज़ बॉडी में फील हो रही है, तो देन दे कैन कम। ठीक है सिद्रा, 2 सवाल है मेरे पास, दूसरा वाला बाद में पूछूंगी। आपने जो कहा कि ये टेस्ट कराने चाहिए, अल्ट्रासाउंड की हम बार बार बात करें, लेकिन अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड भी इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। नहीं कराना चाहिए, जब आप प्रेगनेंसी में हो तब नहीं कराना चाहिए, जब आप फलाह में हो तब नहीं कराना चाहिए। इस तरह की मिसकंसेप्शंस और मिथ्स ये कहाँ से आई हैं, और आपको क्या लग रहा है कि जो अवेयरनेस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो हो भी रही है या नहीं हो रही? पहले बहुत ज़्यादा मिथ्स थे, और स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अंडर प्रिविलेज जगहों से भी आते हुए पेशेंट्स को देखा है और उनको ट्रीट किया है, तो उनके अंदर बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हम नहीं कराते, इससे पता नहीं हमारे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, और असल में ना करवाने की वजह से उनको नुकसान हो रहा होता है। अब लाइक वी आर इन इस्लामाबाद, और यहाँ पे एजुकेटेड क्लास है, वो बड़े सेटअप्स में आते हैं जहाँ पे पहले से फैसिलिटीज़ होती हैं। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि डॉक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल गायनोकोलॉजिस्ट ही है, वो खुद उनको रेफ़र करती है कि जाएँ और आप अपना स्कैन करवाएं। तो टाइमली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड से बेसिकली हमारी ख़वातीन को ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, इशू होता है, हाँ, कि प्रेगनेंसी में नहीं करवाना चाहिए, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, बच्चे को रेज जा रही हैं। अल्ट्रासाउंड में रेज नहीं होती, इसमें रेडिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं है। सीटी और एक्सरे में रेडिएशंस हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में इतनी रेडिएशंस नहीं है, ठीक है। और हम इसलिए मना तो करते हैं कि एक्सरे ना करवाएं, सीटी ना करवाएं, कि ऑब्वियसली उसमें रेडिएशंस हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक्सरे में भी है रेडिएशन? हाँ, एक्सरे में भी और सीटी में भी है। एमआरआई में इतनी रेडिएशंस नहीं होती। देखिए, मैं आपको बताऊं जनरल नॉलेज के लिए कि रेडिएशंस हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हैं। अर्थ इज़ द सोर्स, कॉस्मिक रेज हैं, बिल्डिंग से आ रही हैं, डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज हैं, ये रेडिएशंस तो हैं ही मौजूद है, हमने इन्हीं के साथ जिंदा रहना। हाँ, तो जो इंटरनेशनल रेडिएशन काउंसिल है, उन्होंने एक यूनिट डिसाइड किया हुआ है कि एक आम आदमी से ज़्यादा रेडिएशन ना ले और उसके बाद उसको नुकसान नहीं होगा। वो फॉर एग्जांपल आप समझ लें 1 है। हम लोग जो रेडिएशन वाली फील्ड में काम कर रहे हैं, रेडियोलॉजी में हमारे टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर्स, उनके लिए यूनिट उन्होंने डिसाइड किया हुआ है 25 एक साल में। ठीक है। अब जो पेशेंट्स हैं उसके लिए भी रेडिएशन प्रोटेक्शन है, कुछ यूनिट्स हैं, हाँ, उसके लिए भी है, लेकिन वो डिसाइड अगेन वही बात डॉक्टर करता है कि क्या चीज़ ज़्यादा है। हाँ, वो जस्टिफाई करेगा, क्योंकि हमारे पास रेफर होके आते हैं कि जी डॉक्टर साहिबा, इनके लिए ये वाला स्कैन कराना है, मे बी इसको सिस्टाइटिस हो या ये हो,
हम भी खुद भी पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उसका प्रॉपर क्लिनिकल, उसकी सारा सिनेरियो हमारे सामने जब क्लियर होता है तो तब हम गाइड करते हैं कि नहीं जी आपको ये वाला टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, आप इसकी जगह ये कर लें, या आपको ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस के जो भी आए रेडियोलॉजी पे हम कहते हैं बस टेस्ट कराते जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सिद्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम मिथ्स के बारे में हमेशा इसलिए बात करते हैं ताकि जो भी पब्लिक हमें देख रही है उनके मिथ्स ब्रेक हो। ये मिथ्स हज़ारों सालों से चले आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ये आगे भी हज़ारों साल चलते रहे, तो इस तरह के मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करें। अभी ले एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद जब आएंगे तो एक और टॉपिक, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है प्लास्टिक और बर्न सर्जरी के हवाले से है। ये सर्जरी इजाद तब हुई थी जब लोगों को इस किस्म के मसाइल होना शुरू हुए थे कि किसी का खुदा न खास्ता मुंह झुलस जाए या कोई मसला हो जाए, या बच्चों को ऐसा होता है कि खेल कूद के दौरान कट लग जाते हैं। कट किसी ऐसी जगह पे लगता है जो बहुत विजिबल हो जाता है, तो वहाँ से ये जो पूरी फील्ड है इसकी इजाद शुरू हुई थी कि उसे कैसे छुपाया जाए। फिर आगे जाके लोगों ने इसको कॉस्मेटिक में भी चेंज कर लिया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है वो बर्न सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी उन लोगों के हवाले से जिनके साथ अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट पेश आ चुका होता है। इस पे बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेशनल प्लास्टिक एंड बर्न सर्जन हैं। इन अभी अपनी खदमात जो हैं वो शिफा हॉस्पिटल में सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सकीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने बात का आगाज़ किया कि ये सर्जरी शुरू कहाँ से हुई थी, अब इसमें क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है, तो अब ये सर्जरी कहाँ स्टैंड करती है? आपने सबसे पहले बताना है कि कहाँ कहाँ की ये सर्जरी हो सकती है और इसमें अब कितनी एडवांसमेंट है, कितने % चांसेस हैं कि जैसे आपका चेहरा या बाजू या कोई गर्दन कोई भी चीज़ पहले थी वैसी सेम टू सेम हो जाए। ओके, सो ये जो ज़्यादा एडवांसेस और ज़्यादा जो तरक्की प्लास्टिक सर्जरी फील्ड ने की, ये दैट वाज सिंस द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि उसमें इस किस्म के इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा डिबिलिटेटिंग इंजरीज़ हो जाती थी जो सोल्जर्स थे और भी जो ऑफ कोर्स वहाँ पे जितने भी लोग थे आम लोगों को भी, तो वहाँ से एडवांसेस शुरू हुई। बहुत कॉम्प्लेक्स इंजरीज़ हो जाती थी उनको करेक्ट करने के लिए। और जो अभी तो येस इट हैज़ बीन एडवांस सो मच कि अभी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, जैसे जैसे मेडिसिन ने तरक्की की है, वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्रेसिंग्स। आप वही कटा हुआ पार्ट दोबारा लगा सकते हैं, पेशेंट की अपनी स्किन को कल्चर करके वो लगा सकते हैं। सो देयर आर सेवरल वेरी रीसेंट एडवांसेस जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं फॉर द पेशेंट। ठीक है डॉक्टर साहबा, क्या ये मुमकिन है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद ऐसा मालूम ही ना हो लोगों को कि ये कोई चीज़ जो है ये रिफर्ब है, ये दोबारा से जोड़ी गई है? इतनी एडवांसमेंट आ गई है? अगर तो आप सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो उसमें दैट्स द ब्यूटी ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी कि आपने इस तरह से करनी है कि जो अगला बंदा देख रहा है वो उससे ये पता लगे कि देयर इज़ सम रिफाइनमेंट, लेकिन उसे समझ ना आए कि इस बंदे ने क्या करवाया हुआ है। तो ये आप कहें कि बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्जरी है कि आप इतने अच्छे से करो कि वो देखने वाले बंदे को इस तरह से पता ना लगे कि इसने सर्जरी करवाई हुई है, राइट। बट जहाँ तक बर्न्स और बाकी इंजरीज़ की बात है, वो जो है ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही कहें कि 100% वैसा हो जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ बर्न। सबसे पहली बात, जैसे अगर आपके पास बहुत माइनर बर्न है, जैसे घर में कुछ गिर गया, चाय गिर गई, पानी उबाल रहे थे, जो भी वो गिर गया, तो अगर सुपरफिशियल बर्न है यानी कि ऊपर वाली स्किन जली है, तो वो यस कम्प्लीटली हील हो जाती है और उसमें पता नहीं लगता। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ ऑफ बर्न बढ़ती जाती है, जितनी ज़्यादा डीप इंजरी होती है, उतना ही ज़्यादा वो विजिबल होगा लेटर ऑन जब वो हील कर जाएगा। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि जब वो हील हो रहा है तो आइदर या तो वो उस पर सिर्फ निशान होगा, डार्क या लाइट स्पॉट होगा, या फिर काफ़ी बुरी स्कारिंग होगी कि लगेगा सब कुछ आपस में ऐसे इकट्ठा हो गया, सुकड़ सा गया, झुलस गया। यस जी बिल्कुल ऐसा लगेगा। बट ये फिर
वही बात है कि डिपेंड करता है कि आपकी किस नौइयत की इंजरी हुई थी इनिशियली जब बर्न हुआ तो। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बच्चों में बहुत ही चीज़ देखी जाती है कि खुदा ना खास्ता माएँ ऑब्वियसली बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन जाहिर है बच्चे बच्चे हर जगह चले जाते हैं, कभी कभार उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी उनको डॉक्टर के पास लेके जाना और डॉक्टर का ठीक डायग्नोज करना और उनको ठीक मेडिकेशन देना, जो भी ऑइंटमेंट लगानी है या जो भी खानी है, वो कितना ज़रूरी है ताकि मार्क्स ना रहे? ओके, इसमें सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप ऐसी चीज़ को प्रिवेंट करें। जब आप बना रहे हैं कुछ भी घर में तो बच्चों को दूर रखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ये नहीं पता होता कि उस वक्त उसको उसके बॉडी के किस पार्ट पे जो है वो जल जाए और कितना डीपली जल जाए। अक्सर 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 ऐसे होता है कि ये बच्चे बेचारे आ रहे होते हैं और जिन लोगों के घर स्पेशली नीचे वाला चूल्हा है तो वो भागते भागते उसमें खुद चले जाते हैं, जिनका ऊपर वाला है तो वो कुछ खींच के खुद गिरा देते हैं अपने ऊपर। सो डिफरेंट बॉडी एरियाज डिफरेंट हद से जो है मुतासर हो जाते हैं, जल जाते हैं। जो सबसे बड़ी मिथ है हमारी इधर सोसाइटी में दैट इज़ के एक बंदा कह रहा होगा जी पानी नहीं लगाना, एक कहेगा लगाना है, एक कहेगा जी टूथपेस्ट लगा दो, यू नो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अपनी तरफ का मशवरा देगा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी कोई गर्म चीज़ है आपने क्या करना है कि उसका टेम्परेचर डाउन करना है ताकि वो वहाँ पे गर्म चीज़ जितनी देर गर्म वो बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की है वो डीपली हीट पेनिट्रेट करती जाएगी, डीप जाती रहेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने जो है उसको जल्दी से पानी के नीचे खड़ा कर दें। बच्चा है शावर खोल के नीचे खड़ा कर दें। अब पानी ज़रूरी पानी के नीचे खड़ा करना जी ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मकसद ये नहीं कि आप बर्फ़ वाला पानी लगाएं, बर्फ़ लगाएं, नो, जस्ट टैप वाटर जो भी आ रहा है उसके नीचे आप खड़ा कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी के नीचे आप कह रही हैं ना, अक्सर ये होता है कि जैसे फ़ौरन तेल गिरा है हाथ पे, कुछ बनाते हुए भी एकदम से गिर जाता है, फ़ौरन बंदा जाता है सिंक के नीचे हाथ करता है, लेकिन उससे छाले बन जाते हैं। छाले नहीं वैसे भी बनना है, अगर सुपरफिशियल बर्न है तो वो बनेगा। इसका मतलब है कि जो आपकी बिल्कुल ऊपर वाली स्किन की हल्की सी झिल्ली है दैट इज़ इंटैक्ट, इट्स स्टिल देयर, वो वहाँ पे है और उसके नीचे पानी इकट्ठा हुआ है। वो फ्लूइड वो स्टीराइल फ्लूइड है, उसमें कोई इन्फेक्शन कुछ भी नहीं है। पानी की वजह से नहीं बन रहा, उसने बनना है। ओके, क्योंकि वो बॉडी जब वहाँ से जली है तो उसने अंदर से जो है ना फ्लूइड निकाला है और ऊपर वाली स्किन इंटैक्ट है तो वो फ्लूइड नीचे ऐसे बलून की तरह इकट्ठा हो गया। ठीक है, वो स्टीराइल फ्लूइड है, उसमें कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं है। पानी ऊपर गिराने का, पानी रनिंग वाटर के नीचे हाथ रखने का, अगर हाथ पे कुछ गिर गया, पाँव पे गिर गया, जहाँ भी, मकसद ये है कि वहाँ की हीट आप कम करें, कम से कम करते रहें। रनिंग वाटर में 10 मिनट 15 मिनट जब तक आप गाड़ी अरेंज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपने खुद कही, बर्फ़ वाला पानी नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। हमने ये नहीं करना कि उसके ऊपर उसको फ्रीज कर देना। वी जस्ट वांट के जो लेटेंट हीट है वो कम से कम हो, वाटर एब्जॉर्ब करता रहे वो हीट और वहाँ से बॉडी से हटाता जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं नमक लगा दें, नमक वाला पानी लगा दें, तो वो मुझे थोड़ा वो वाला याद आता है, जख्मों पे नमक छिड़कना, के वो तो फिर और ज़्यादा जलन होगी, तो उसके बारे में भी बताएं। नहीं, ऐसा नहीं करना कि नमक वाला पानी। देखें ये मतलब लॉट ऑफ पेशेंट्स दे कम और वो नमक वाली ये करते हैं रेमेडीज़, वो स्वेलिंग के लिए लेटर ऑन करते हैं। मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसने मतलब जलने के बाद फ़ौरन नमक डाल दिया। हाँ, टूथपेस्ट बहुत से लोग लगाते हैं। अब उसका ठीक है, टूथपेस्ट का एक फ़ौरन उस वक्त शायद एक मिंटी सा ठंडा ठंडा इफेक्ट होता है और पेशेंट थोड़ा सा भूल जाता है, बट उसका नुकसान ये होता है बाय द टाइम। अच्छा, वो भी नहीं लगाना? नहीं, क्योंकि हमारे तो बचपन से हमने यही सुना है कि जैसे ही कुछ लग जाए तो फौरन टूथपेस्ट लगा लो। नहीं, वो सिर्फ ये है कि टेम्परेरी वो जो एक ठंडक सी आ जाए आप उसके लिए दे रहे हैं, बट उसका नुकसान मैं आपको बताती हूँ। उसका नुकसान ये होता है बाय द टाइम पेशेंट वहाँ पे आता है, हॉस्पिटल हमारे पास आता है, अब वो टूथपेस्ट गई होती है सूख। ठीक है, आप इवेलुएट नहीं कर सकते कि नीचे से कितनी गहरी इंजरी है ना। आप वंस यू हैव इवेलुएटेड, आप जब जाके पेशेंट को बताएंगे कि भाई अच्छा, फिर वो उतारने में और फिर उतारने में टाइम लगता है, दर्द होता है पेशेंट को, आप गीला करते हैं, उसको अच्छा खासा धोना पड़ता है और उससे फिर पेशेंट कहता है कि अब मुझे मज़ीद दर्द हो रहा है। तो वो दर्द
जो होता है वो तो इसलिए होता है बिकॉज वो सब कुछ चिपकी होती है, एंड अनलेस वी टेक इट ऑफ हमें ये नहीं पता लगेगा कि कितना डीप बर्न तो नज़र नहीं क्यों क्या आ रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो पहले सवाल पूछा था स्कार के बारे में जी, कि स्कार का बहुत बिकॉज़ मुझे याद है मेरी बहन के ऊपर एक दफ़ा ऑयल गिर गया था और मेरी मदर जो है और उसके मुंह पे गिरा था, मुंह पे और गर्दन में। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब इसके निशान नहीं जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हम लोग लेके गए उन्होंने इतना ज़बरदस्त आगे रेफ़र भी किया सर्जन को, या कि आप लोग एक दफ़ा जाके कंसल्ट फिर भी कर ले, लेकिन उन्होंने ऑइंटमेंट्स ऐसी दी कि कोई निशान उसके चेहरे पे नहीं रहा। और बाद में लोग बड़ा कहते भी थे कि ये तो बिल्कुल एक मिरेकल है। तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ कि ऑइंटमेंट अच्छी देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कार्स ना रहें बिल्कुल। वेल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बर्न अगर सुपरफिशियल है तो एनीवे वो मेरा नहीं ख्याल कि वो निशान छोड़ेगा। बिलीव यू मी, मैं जब छोटी थी आई वाज अ टॉडलर, तो दस्तरखान बिछा हुआ था हमारे घर, तो दाल कद्दू बने हुए थे और मैंने अपने दोनों हाथ डोंगे के अंदर घुसा दिए थे। लाइक बोथ ऑफ माई हैंड्स वर बर्न्ड बैडली एट द एज ऑफ जो भी 2-2.5 साल की मैं थी, बट कोई निशान कुछ भी नहीं था। वो उस वक्त जो भी अम्मी ने धोया वगैरह। उसकी रीज़न क्या है निशान ना होने की? मेरा जहाँ तक ख्याल है वो सुपरफिशियल बर्न जब भी होगा तो आपका निशान कम से कम ही बनेगा। जब आप एक दफ़ा बर्न हो गए हैं जिस जगह पे, ऑइंटमेंट लगाना येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देयर आर सेवरल ऑइंटमेंट्स जैसे जिसमें एंटी बैक्टीरियल्स मतलब एंटीबायोटिक्स होती हैं, वेज़लिन ऑइंटमेंट्स होती हैं, फिर एलोवेरा जेल्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द वुंड आप वो लगाते रहते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो जगह बर्न हो गई है आप सन एक्सपोजर से उसको बचाएं, क्योंकि वो एक हीलिंग फेज़ में है। जितना उसको सन एक्सपोजर होगा वहाँ पे मेलानिन ज़्यादा होगी, वो डार्कन होगा। सन के बारे में हम लोग ज़्यादा एलेबरेट करके इसको बात करेंगे। पहले हम लगाने वाली चीज़ों को कैटर कर लेते हैं जो मशवरे मिलते हैं घरों से। कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल या किसी भी किस्म का कोई ऑयल लगा सकते हैं? कोकोनट ऑयल जी लगा सकते हैं। अच्छा। सरसों का तेल के बारे में आई एम नॉट श्योर। कोकोनट ऑयल रिकमेंडेड है कि लगा लें, लेकिन आप सिंपल वैज़लिन कंटेनिंग कोई भी जो ऑइंटमेंट है वो लगा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ हमारे बचपन से अभी तक हो रही है वो सिल्वर कंटेनिंग सिल्वर सल्फाडाइजीन ऑइंटमेंट्स हैं। अच्छा, अब उसका नुकसान ये होता है कि सिल्वर इटसेल्फ जो है वो टैनिंग कराता है, तो सिल्वर कंटेनिंग ऑइंटमेंट्स ठीक है आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लगाएं, बट चेहरे पे भी अवॉइड यूजिंग दैट, क्योंकि उसमें हाँ टैन करता है वो, वहाँ पे सिल्वर का अपना एक तो कोई बात नहीं, थोड़े अरसे के लिए अगर खुदा ना खास्ता कोई जलन की वजह से लगा रहे हैं उसके बाद दोबारा गोरे हो जाएंगे? नहीं वो टैनिंग करता, हाँ जी वो करता है टैनिंग। तो इस वजह से वो अब अवॉइड की जाती है कि आप बिल्कुल फेस पे लगाएं, इस तरह पे आप अवॉइड करते हैं। तो सिंपल जो भी अब ब्रांड नेम्स तो मैं नहीं, आई वुड अवॉइड सेइंग दैट, बट नियोमाइसिन, पोलीमिक्सिन किस्म की ऑइंटमेंट्स हैं, यस। और इसके अलावा लगानी है, ये लगा सकते हैं। सिल्वर कंटेनिंग फेस पे ना लगाएं। तो हमें कैसे पता लगेगा डॉक्टर साहिबा कि उनके अंदर सिल्वर कंटेनिंग लिखा होता है कॉम्पोजिशन में? सिल्वर सल्फाडाइजीन इज़ वेरी कॉमन जो क्वेंच ऑइंटमेंट है, आप बाकी पार्ट्स पे लगा लें, फेस पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो बाकी अभी ऑइंटमेंट्स हैं जिसमें लोकल एनेस्थेटिक भी एडेड होता है, लिग्नोकेन एडेड होता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट को जलन हो रही होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हम लोग आएंगे थोड़ा एक्सपोजर के हवाले से कि जो बंदा जिसको बर्न हुआ है उसको कितने % बर्न हो तो उसको सन से बचना है, या माइनर भी है थोड़ा भी है तो आपने सन प्रोटेक्शन अपनी करनी ही करनी है, क्योंकि उससे वर्स्ट केस सिनेरियो बन सकता है? ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं स्कार को लेकर। अच्छा, हाँ, अगर आप कहते हैं कि अच्छा खैर है छोटा सा तो स्कार है कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है आप मत अवॉइड करें सन को। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि नहीं बिल्कुल भी ना हो, सो यू नो यू शुड टेक मेजर्स अपने ऑन पे, तो वो सब मेजर्स आपको लेनी पड़ेंगी कि फिर आपको अवॉइड करना है कि आप जितना कम स्कार चाह रहे हैं। ये नहीं होता कि कितने % बर्न है तो सन से बचें या नहीं, ये तो मतलब आप स्कारिंग को बचाना चाह रहे हैं तो आप सन एक्सपोजर से अवॉइड करेंगे। अच्छा, स्कारिंग की एक और फॉर्म ये है कि कोई इंसिडेंट के दौरान आपको कोई स्कार पड़ गया,
ज़रूरी नहीं है कि बर्न स्कार है। जैसे बच्चे का पाँव जो है वो टायर में आ गया, साइकिल के टायर की बात कर रही हूँ, साइकिल के टायर में आ गया, छोटे से पाँव होते हैं, उन पे कोई स्कार बन जाता है, या कोई चोट लगी तो माथे पे स्कार आ गया, जनरली ये होता है। तो उसके लिए भी क्या आपको यही वाली ऑइंटमेंट्स वगैरह हेल्प कर सकती हैं जो बर्निंग के दौरान दी जाती हैं स्कार रिमूव करने के लिए, या उसके लिए कोई प्लास्टिक सर्जरी ही आपको रिकमेंडेड है? अच्छा, ये अगर तो पाँव सिर्फ छिल गया है तो उसमें ये होता है कि आप वॉश करके ऑइंटमेंट्स यूज़ कर लें, और अगर है कि वो डीप कट है, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है और कट लगा हुआ है, तो बेहतर ये होता है कि आप उसको स्टिच करवाएं। स्टिच करवाने का मकसद ये होता है कि जो कट लगने से 2 जिल्द के हिस्से दूर हो गए हैं, आप उनको करीब ले आएं ताकि जो निशान पड़े वो कम से कम पड़े, पतला हो बिल्कुल, और फाइन हो। स्टिच लगाने का मकसद ये नहीं होता कि निशान हो ही ना, चोट लगी है निशान तो होगा। लेकिन स्टिच लगाने का मकसद ये है कि जितना फाइनली वो स्टिच होगा उतना फाइन वो स्कार बनेगा लेटर। ठीक है। अगर आप स्टिच नहीं करवाते तो वो जो कट के 2 हिस्से बन गए हैं, ऊपर और नीचे वाली जिल्द, वो दूर है काफ़ी, और उसमें जो हीलिंग होगी वो एक काफ़ी चौड़ा सा स्कार बनाएगी जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। वो एक गंदा सा बन जाता है जब वो दोबारा से आपस में मिलती है ना, तो वो एक बड़ा उभरा हुआ और चौड़ा स्कार होता है। अच्छा, स्टिचिंग के लिए जो यूज़ होता है मटेरियल, जो धागा यूज़ होता है, प्रोलीन जैसे कहा जाता है, वो उसके बारे में कहते हैं कि उससे स्कार नहीं बनता, वो डिज़ोल्व हो जाती है और आसानी से वो स्कार जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के हम देखते हैं कि लिटरली उनके जो स्कार है ना स्टिचिंग के, वो कन खजूरी की तरह बने हुए होते हैं, बीच में भी वो लाइन आ रही होती है, और वो साइड से जहाँ से सुई निकली है वहाँ की भी लाइन है, और जहाँ पे डली है वहाँ की भी लाइन है, वो बाकायदा चीज़ बनी हुई नज़र आ रही होती है। तो इसी क्या रीज़न है? आपने उसको रिलेट बड़ा अच्छा किया। हाँ, आई हैव नेवर रिलेटेड इट लाइक दैट, बट ये काफ़ी अच्छी मिसाल है ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है। अभी आप देखो तो यस। सो वो जो है ना, देखिए सूचर, पहले आपने बात की सूचर की, सूचर मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं, एब्जॉर्बेबल डिफरेंट होते हैं, जो नॉन एब्जॉर्बेबल हैं वो डिफरेंट होते हैं। एब्जॉर्बेबल ज़्यादातर स्किन के अंदर वाली लेयर को भी आपने बंद करना होता है, जो स्किन से डीप है, तो वहाँ पे आप एब्जॉर्बेबल लगा दें, ऊपर आप प्रोलीन लगा दें। प्रोलीन एब्जॉर्बेबल नहीं है, वो आपने निकालना होता है, लेकिन प्रोलीन की ऐसी अच्छी बात है कि उससे निशान कम से कम बनता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ एज वेल। अगर आप बहुत मोटा सूचर लगाएंगे तो वो बिल्कुल वैसे बन जाएगा, लेकिन अगर आप बारीक सूचर लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं होता कि उसके साइड मार्क्स आएँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल मैं देखती हूँ कि जो अगर स्टिचेस लगाए जाते हैं तो ज़्यादातर तो वो ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर दूसरा भी लगाया जाता है तो वो एक वायर सी होती है, मतलब वो ज़्यादातर वायर की फॉर्म में होती है। अगर मैं थोड़े साल पहले कंपेयर करूं तो धागे की फॉर्म वाला लगाया जाता था, जिससे स्कार कम पड़ता था। जैसे मैं अगर अपने किसी ऑपरेशन को अपनी मदर के ऑपरेशन के साथ कंपेयर करूं तो उनका कट जो है वो मुझसे शायद 200 टाइम्स बड़ा है, लेकिन वो बहुत गौर से देखें तो नज़र आता है। और कंपैरेटिवली मैं एक जदीद दौर में पैदा हुई हूँ, मेरा अगर कोई ऑपरेट हुआ है तो वो उसको जदीद होना चाहिए, मेरा बहुत भद्दा सा स्कार जो है वो नज़र आता है। उसकी क्या रीज़न है? डॉक्टर्स का फ़र्क है या मटीरियल का फ़र्क है? दोनों हो सकते हैं। इसमें यह है कि, और तीसरी चीज़ पेशेंट का भी फ़र्क है, क्योंकि हर किसी की हीलिंग एक डिफरेंट रेट पे हो रही है। योर मदर माइट हैव अ गुड हीलिंग देन यू, आई डोंट थिंक सो। तो ये हर किसी की हीलिंग रेट और जो है वो डिफरेंट है। मेरी बहन से डिफरेंट होगा, मेरी अम्मी से डिफरेंट होगा, हर किसी की बॉडी अपने उस पर चल रही होती है। डॉक्टर्स का भी डिफरेंस हो सकता है, मटेरियल का भी डिफरेंस हो सकता है। जो आप, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जो आप धागे वाले सूचर की बात कर रहे हैं वो शायद आप सिल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन सिल्क अच्छा स्कार नहीं देता, प्रोलीन अच्छा स्कार देता है। आपका आई डोंट नो उन्होंने क्या यूज़ किया, लेकिन अगर उन्होंने प्रोलीन यूज़ किया और कोई मोटा उसका साइज़ जो है वो बड़ा साइज़ यूज़ किया है तो फिर हो सकता है, या बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो अंदर पड़ा रहा है और फिर निकाला है, तो फिर हो सकता है कि वो स्कार बुरा पड़े। ठीक है, हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें।
जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ आ चुकी हैं वस नईम और हम आ गए हैं फिटनेस के सेगमेंट पे, तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम वस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हलीमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या बताने वाली हैं हमें? आज हम स्टैटिक स्ट्रेचेस की जो रूटीन है, वर्कआउट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बट वर्कआउट शेयर करने से पहले हम आपको बता दें कि स्टैटिक स्ट्रेचेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हमेशा मैं आपको बता रही होती हूँ, एक सक्सेसफुल वर्कआउट के लिए आपका वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, देन आपका मेन वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टैटिक स्ट्रेचेस। क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेचेस का सबसे बड़ा फ़ायदा और बेनिफिट ये होता है कि जब आपने वार्म अप करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, देन मेन वर्कआउट करके उसको मज़ीद इंक्रीज़ किया, आपने अपनी बॉडी के साथ उथल पुथल कर दी, तो जो स्टैटिक स्ट्रेचेस होती है वो आपकी बॉडी के जितने भी वाइटल्स हैं जिनको आपने एलिवेट किया होता है उसको नॉर्मल स्टेट पे लेकर आती है, कूल डाउन करती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो वापस डाउन होता है, देन ऑक्सीजन लेवल जो इतने इंक्रीज़ हुए होते हैं, आपको सांस चढ़ा होता है, उसको नॉर्मल करती है। ब्लड पूलिंग, जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, खासतौर पर जब लोअर बॉडी का वर्कआउट करते हैं तो हमारी टांगों में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो वापस हार्ट की तरफ लेकर आना, मतलब ब्लड पूलिंग को ख़त्म करना, वो भी स्टैटिक स्ट्रेचेस ये सारी चीज़ों को नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो स्टैटिक स्ट्रेचेस आपने कभी भी नहीं भूलनी। अब इसके थोड़े से वो फ़ायदे कर लें कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पर कितना ज़्यादा काम करती है। स्टैटिक स्ट्रेचेस बेसिकली होता है कि हम एक मसल को स्ट्रेच करते हैं उस हद तक जो आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, एंड उस मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे जाकर हम उसे होल्ड करते हैं फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, एंड एट द सेम टाइम हम ब्रीदिंग करते हैं। तो जब हम मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को हर दफ़ा टच करते हैं तो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बेसिकली इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी जॉइंट मोबिलिटी को, और जब हमारी जॉइंट मोबिलिटी और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है तो हमारी एक्सरसाइज का जो रेंज ऑफ मोशन है, कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल पहले आप स्क्वाट यहाँ तक करते थे और अब आपने अपनी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी पर काम किया है तो आप स्क्वाट्स यहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है। आपके जॉइंट की भी मोबिलिटी इंप्रूव होगी है और आपके मसल्स की भी। तो जब आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है तो बहुत ज़्यादा जो इंजरीज़ के खदशात होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी, और अगर आप इंजरी से बचना चाहते हैं तो लाजमी करें। स्टैटिक स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो विदाउट एनी डिले हम आपको प्रॉपर रूटीन इसकी शेयर करके बताते हैं कि किस तरह से करनी है। इसमें दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहला ये कि आपने अपने मैक्सिमम मसल को मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक लेकर जाना है। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड मतलब जिस मैक्सिमम पॉइंट तक आप उसे लेकर जा सकते हैं आगे, एंड देन उस पॉइंट पर आपने 10 से 15 सेकंड का होल्ड करना है, और उस 15 सेकंड के होल्ड में आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, लाइक इनहेल फ्रॉम नोज एंड देन एक्सहेल फ्रॉम माउथ, ठीक है। और फोकस करना उस मसल के साथ जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो सीधा आपने लेट जाना है, रिलैक्स हो जाना है। इसका पॉइंट ये है कि हमने इनहेल पॉजिटिविटी करनी है और एक्सहेल हमने सारी नेगेटिविटी करनी है। बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन पर आप लेट जाएंगे। गिव लाइक गुड 5 ब्रेथ्स। इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद आपने एक टांग को जेंटली उठाना है और इसको अपने हैमस्ट्रिंग से पकड़ लेना है, ठीक है। टो पॉइंटिंग अपवर्ड। अब जो आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, टेक लाइक 5 लॉन्ग ब्रेथ्स हियर। लंबे सांस यहाँ पर लेने के बाद फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि आप इसको थोड़ा मज़ीद अपनी तरफ खींच सकते हैं। देन थोड़ा सा और जब आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं उस जगह पर आपने दोबारा होल्ड देना है और लाइक 5 आपने लॉन्ग ब्रेथ्स लेने हैं लाइक दिस। वेरी नाइस। ओके, ये होल्ड करने के बाद इसको जेंटली आप वापस रिलीज कर देंगे, एंड देन दूसरी टांग को उठाएंगे। हैमस्ट्रिंग से पकड़ लिया, टो पॉइंटिंग अपवर्ड, बैक स्ट्रेट, होल्ड इट हियर, टेक लॉन्ग ब्रेथ्स। ओके, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये अगर आपको कोई दर्द वगैरह है कमर में, टांग में, तो ये रिकवरी और दीज आर लाइक द रिहैब एक्सरसाइजेज। तो ये आपकी बहुत सारी दर्दों से भी आपको ये जान छुड़वा देती है जब आप स्टैटिक स्ट्रेचेस अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं। होल्ड इट हियर एंड देन स्लोली रिलीज इट। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म आपने परफॉर्म करना है दोनों टांगों पे। फिर एक टांग को ऐसे बेंड कर देना है एंड इसको ऊपर ले आना है, और फिर शिन बोन से पकड़ के इट्स लाइक नी हगिंग। आपने अपने नी को अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आना है, एंड जहाँ तक मैक्सिमम लेकर आ सकते हैं वहाँ पर लेकर आकर होल्ड करना है एंड टेक लॉन्ग ब्रेथ्स। 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड मैक्सिमम। अगर आप लंबा करना चाह रहे हैं स्ट्रेच तो 20 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हैं, बट मेक श्योर यूर ब्रीदिंग। कनेक्ट करने की कोशिश करें जिस मसल को आप स्ट्रेच करें। ओके, स्लोली रिलीज इट। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारी दूसरी टांग का।
ओके, इसमें आप अपने टोज के साथ भी मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो एंकल है उसको भी आप स्ट्रेच करें तो यू कैन डू इट लाइक दैट। वेरी नाइस। अच्छा, मेरा काफ़ी हद तक लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने शुरू हो गया अभी 2 एक्सरसाइजेस के बाद ही। ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें आपने दोनों टांगों को अपने ऐसे बेंड कर लेना है और एक टांग उठानी है यहाँ पर, ऐसे एक टांग पे रख देनी है एंड देन अपनी दोनों टांगों के दरमियान से आपने अपने हैमस्ट्रिंग से दोबारा पकड़ लेना है। जिस टांग के ऊपर आपने पैर रखा है उस वाली टांग को पकड़ना है और मैक्सिमम जहाँ तक आप लेकर आ सकते हैं वहाँ तक आपने होल्ड देना है एंड टेक 5 लॉन्ग ब्रेथ्स। Very nice. Then slowly release it, bring it back to the normal. Repeat the same mechanism on the other leg. टांग पे टांग रखनी है। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज आपकी बैक पेन्स के लिए भी बहुत अमेजिंग है। लाइक 5 ब्रेथ्स के बाद ना आप में थोड़ा सा और एनर्जी होगी कि आप इसको और अपनी तरफ पुश कर सकते हैं टांग को, ठीक है? तो आपका थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाता है। फिर उस थ्रेशोल्ड पे आपने 5 लॉन्ग ब्रेथ्स लेनी है ताकि आप एवरी डे अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको चैलेंज कर रहे हैं, ताकि आपका मसल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, जॉइंट मोबिलिटी आए। देन हमने दोनों टांगें सीधी करके एक टांग बेंड करनी है और उसको दूसरी टांग की साइड पर लेकर जाना है। जिस साइड पर लेके गए हैं उस वाले हाथ से हमने इस नी को, जो नी साइड पर लेके गए उसे हमने ज़मीन की तरफ पुश करना है, जितना भी आप इजीली लेकर जा सकते हैं। मेरा पूरा चला जाता है, कुछ लोगों का यहाँ तक जाता है, बट जितना भी आप इजीली लेकर जा सकते हैं। और ये वाला जो हाथ है इसको बिल्कुल सीधा कर देना है एंड लुक एट दैट साइड, होल्ड दिस पोजीशन। ये पूरा मेरा अंडर आर्म से लेके मेरे हिप्स तक ये बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है और इस वाले स्ट्रेच में आपको काफ़ी क्रैक्स की भी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी अपनी कमर से। तो बेसिकली आपकी जो बैक है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है वाली स्ट्रेच। Then repeat the same mechanism on the other side. All right. तो ये हमने बहुत ज़्यादा अपने अपर बॉडी की और लोअर बॉडी की स्ट्रेचेस की हैं। अब हम टर्न करेंगे कोबरा स्ट्रेच के लिए। ये बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। इफ़ यू हैव अ लोअर बैक पेन, ये पोजीशन, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, लुक अप, होल्ड दिस पोजीशन। ओके, 5-10 सेकेंड्स के बाद आपने अपने ग्लूट्स को पुश बैक करना और चाइल्ड पोज पोजीशन में आ जाना है। आपकी ग्लूट्स आपके हील्स के ऊपर प्लेस करें, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, बैक को अच्छा सा स्ट्रेच देना है एंड हियर फोकस ऑन ऑल द पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आराम से इनहेल एक्सहेल करें, स्ट्रेच करें और फील करें जो मसल आपका स्ट्रेच हो रहा है। टेक लॉन्ग ब्रेथ्स। ऑलराइट, ये आपके हो गया कोबरा स्ट्रेच, ठीक हो गया, और चाइल्ड पोज। देन अब हम इनर थाई की तरफ आएंगे। इनर थाई को कैसे स्ट्रेच करना है, हमने ये दोनों पैरों को हमने साथ में जोड़ देना है हाथों से पकड़ के एंड हमने स्मॉल बटरफ्लाइज देने हैं, ठीक है? आप 5 to 10 सेकेंड बटरफ्लाइज देने के बाद देन अपने इन दोनों बाजुओं से इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ आएंगे। अब मेरा इनर थाई बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, आई कैन एक्चुअली फील इट। बैक स्ट्रेट, अच्छा नॉर्मली लोग इसमें अपने आप को स्लाउच करते हैं, स्लाउच नहीं करना, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी आपकी, स्ट्रेट। फ्लेक्सिबिलिटी, इनर थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। और वो लोग जो स्प्लिट सीखना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपने कहाँ से स्प्लिट सीखना है, जो टांगे आप दोनों खोल सकते हैं। तो ये बड़ा अमेजिंग स्ट्रेच देता है। ओके, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर आप अपनी दोनों टांगों को सीधा रख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ, अब हमें कोशिश करूँगी कि मैं अपने टोज़ को स्ट्रेच करूँ, टोज़ को टच करूँ। अब कुछ लोग करते हैं यूँ बैक को स्लाउच करके यूँ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। बैक का इसमें कोई काम नहीं, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, आपने हिप बोन से स्ट्रेच देना है ये, एंड होल्ड दिस पोजीशन, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए एंड मेक श्योर यूर ब्रीदिंग। अगर इसको थोड़ा इंटेंस करना चाहते हैं तो अपनी ये टांगों को पकड़ के ऐसे आ सकते हैं आप, बट बैक आपकी स्ट्रेट है एंड देन होल्ड इट। जितना इजीली आप आ सकते हैं, ठीक है? देन आप इस तरह से कर सकते हैं, एक टांग जो है एक पैर को यूं टक इन करके स्ट्रेच कर सकते हैं दूसरे टांग पर, और यहाँ से एक हाथ को नी पर प्रेस करना है ताकि आपके नी ना उठे, और जितना इजीली आप जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक जाने होते हैं यहाँ तक जाएं, और बाय एवरी डे अपने आप को आपने चैलेंज करना है कि आप थोड़ा सा अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस करें। देन सेम दूसरी टांग पर भी हमने यही परफॉर्म करना है।
कुछ लोग नीचे तक जा सकते हैं, नी उठा लगा सकते हैं, तो जो जितना मर्जी जा सकते हैं, जितना ज़्यादा जा सकते हैं वो उतना जाए, क्योंकि आपने अपने थ्रेशोल्ड को ज़रूर टारगेट करना है। ये नहीं कि आप अगर नी अपना सर अपने नी तक लगा सकते हैं और आप सिर्फ यहाँ तक करके छोड़े हैं, तो ये है कि आप अपना मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं दे रहे हैं, तो आपने अपने मैक्सिमम तक ज़रूर जाना है। ओके, इसको भी 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद दोनों टांगों की चौकड़ी मार ले जो हम कहते हैं, एंड देन हम अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज हम वार्म अप में भी करते हैं बट कम होल्ड देते हैं, तो इस टाइम पर हम ज़्यादा होल्ड देंगे। देन दूसरे हाथ की, दूसरे बाजू की, होल्ड इट हियर फॉर 10 to 15 सेकेंड एंड मेक एट द सेम टाइम कीप ब्रीदिंग। देन ट्राइसेप की 10 से 15 सेकेंड एंड देन आपने होल्ड देना है। और एंड में हमने फोर आर्म किया और लास्ट में हम क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं आवर वर्कआउट इज़ कंप्लीटेड। तो ये स्टैटिक स्ट्रेचेस हलीमा आपने भी ज़रूर लाजमी फॉलो करनी है अपने वर्कआउट में, और आप सब लोग भी ज़रूर करें। ये स्टैटिक स्ट्रेचेस करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने वर्कआउट किया ही नहीं, आप इस कदर फ्रेश हो जाते हैं, तो लाजमी आपने स्टैटिक स्ट्रेचेस परफॉर्म करनी है। थैंक यू सो मच वस, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर कॉल नहीं करनी तो हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उन पे भी हमसे पूछ सकते हैं। वो सारे मैसेजेस हमारी पूरी टीम जो है वो पढ़ती भी है और हम तक कम्युनिकेट भी करती है। टॉपिक की तरफ हम वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जो लोग एसिड बर्न का शिकार हो जाते हैं उनके कितने % चांसेस हैं आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में ठीक हो रही है? अगेन अब ये ऐसी बात है कि उसका एसिड बर्न परसेंटेज पे कितने डिपेंड हुआ है, ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक ये है कि समटाइम्स पेशेंट ये मतलब ऑफ कोर्स पेशेंट ये समझेंगे कि जो बिफोर द बर्न उनकी जो पिक्चर थी जैसे वो दिखते थे, उनके माइंड में अपनी आइडेंटिटी उस तरह से एक डेवलप हुई होती है। और जब इस किस्म का एक इंसिडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली उनके साथ, तो पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना, एक काफ़ी ड्रास्टिक डिफॉर्मिटी जो उनके फेस पे या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे आ चुकी होती है। अब उसमें ये होता है कि पेशेंट्स की जो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्टेजेस में सर्जरी की जाती है और उनको जो है बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है कि आप उसको बिल्कुल वैसा लेके आ जाएं या उसके 80-90% तक लेके आ जाएं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है बिकॉज़ पहले जैसे सिर्फ ग्राफ्ट्स लगते थे और ग्राफ्ट्स में ये होता था कि बहुत डार्क हो जाता था और दूसरी जगह का ग्राफ्ट का आपने थाई से उठाया फेस पे लगाया, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस इन द कलर, तो आप वहाँ पे एक डार्क सा निशान। थाई तो ज़्यादा गोरी नहीं होती? नहीं, जब ग्राफ्ट वहाँ जाके हील करता है तो इट्स डिफरेंट। जो फेस और की नेक की स्किन है आपकी ये इन बोन्स से ऊपर दैट्स द फेवरेबल पार्ट कि आप इट्स लाइक सिमिलर, लेकिन ये वाली बाकी बॉडी से आप जहाँ से भी लेंगे तो वो इतनी सिमिलैरिटी नहीं रखती। ठीक है। दूसरा ये कि जब वहाँ पे जाता है ग्राफ्ट लगता है, ग्राफ्ट सुकड़ता है और वो फिर एक अजीब सी प्रोसीजर है और अपीयरेंस वाइज वो अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे जैसे एडवांसेस आई, जैसे आपने अब फ्री फ्लैप्स कर दिए, ड्रेसिंग्स ऐसी आ गई हैं, स्किन सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं और डिफरेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट्स हो गए हैं, जैसे आईब्रो जल गई, आईलैश जल गई, यू कैन हेयर ट्रांसप्लांट दैट एरिया, तो आप करीब से करीब तक नहीं कट जाती? नहीं, अगर हेयर फॉलिकल्स बर्न हो गए आपके नीचे, स्किन डर्मिस बर्न होगी जहाँ से हेयर ने ग्रो करना है, तो आपकी आईब्रो नहीं होगी, सो आपको ट्रांसप्लांट करना है। क्योंकि मेरी आईलैशेस जल चुकी हैं, वो एक्सटर्नल जली होंगी, जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई। हाँ। फिर लेकिन दोबारा अल्लाह का शुक्र आ गई क्योंकि फॉलिकल्स आपके इंटैक्ट थे। अच्छा, ठीक है। अगर डीप बर्न हो और हेयर फॉलिकल जहाँ से हेयर ने ग्रो करना है, तो वो अगर बर्न हो गया देन हेयर वहाँ पे नहीं आएंगे, सो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करनी। तो ये फैट ग्राफ्टिंग है, जैसे सुकड़ गया एक तरफ से चेहरा, आप फैट ग्राफ्ट करते, तो देयर आर टेक्निक्स जो आपको उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसके करीब करने के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, इसके बारे में तो खैर बहुत बात हो सकती है कि क्यों ये होता है, कौन लोग ये करते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। बहुत लोग इस तरह के हैं जो पूरी NGO चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और काम हो भी रहा है। अब उस तरह से एसिड आपको नहीं मिल सकता जिस तरह आप बाथरूम धोने के लिए भी लोग ख़रीद दिया करते थे, अब उसकी सेल पे पाबंदी है। और अगर आपको कहीं लग रहा हो
हो कि यहाँ सेल हो रहा है तो प्लीज़ एक टोल फ्री नंबर है गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है, जहाँ कॉल करके आप बता सकते हैं, क्योंकि उसकी बिल्कुल बैन है, इस तरह से बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता एसिड। तो उसके बारे में मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा बताएं लोगों को। अच्छा, एसिड के जो विक्टिम्स होते हैं, एक तो वैसे ट्रॉमा का शिकार होते हैं, दूसरा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है, अल्लाह माफ़ करे, कि पूरा कान ही कट जाता है, पूरा कान पिघल गया और अब जाहिर है वो एक अजीब सी सिचुएशन है कि आपका एक कान है, सुनने की सलाहियत मौजूद है लेकिन कान जो ज़ाहिरी तौर पे वो नहीं है। तो क्या ऐसी कोई एडवांसमेंट है कि आर्टिफिशियल कोई चीज़ जो है वो वहाँ लगा दी जाए? क्योंकि वैसे भी आप किसी इंसान को देखें तो आप कानों पे बड़ा फोकस करते हैं, किस साइज़ के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और एक बदनी का हो ही ना तो वो ज़ाहिर बहुत ट्रॉमा से गुजरेगा। तो कोई ऐसी चीज़ है कि आर्टिफिशियल वहाँ पे कुछ लगा दिया जाए? बिल्कुल ऐसी है, जो प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं इसको, जिस तरह से आर्टिफिशियल आपने कोई टांग लगा दी, बाजू लगा दी, इसी तरह से आर्टिफिशियल कान भी, आर्टिफिशियल नाक भी जो है लगता है। देयर आर सर्टेन जो सेंटर्स हैं जो कि इसको डील करते हैं, बनाते हैं। आप पेशेंट उनसे कंसल्ट करता है, आप पेशेंट का वो जो ईयर बचा हुआ है या पुरानी तस्वीर से अगर उन्होंने नोज़ वगैरह देख लिया तो उसके हिसाब का मोल्ड बना के और वो उसको बना के देते हैं। सो वो मैग्नेट के साथ आपने फिट ऑन करना होता है। दैट्स वेरी इजी। वो रिमूवेबल है? रिमूवेबल चीज़ है, हाँ जी, बट वो मैच करता है काफ़ी। ठीक है, और वो किसी को हेल्प भी कर सकता है इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जो लोग इस सारी चीज़ से गुजरते हैं उनको क्या हमेशा के लिए अपनी स्किन का ख्याल रखना है? सन एक्सपोजर से ऐसा तो नहीं होगा कि वो हील भी कर जाए, उनकी सर्जरीज़ भी होती रहें, क्योंकि उनकी तो फिर मल्टीपल ऑफ सर्जरीज़ होती है ना, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि सन में जाएं या रेज़ में? आजकल आपको पता है कि धूप की शुआएं जो है वो बड़ी सख्त है, तो उसमें जाके उनको इचिंग शुरू हो जाए या उनको घबराहट शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता? हीलिंग के इनिशियल फेज़ जब होता है या जब एसिड बर्न इनिशियली होता है तो गर्मी में, धूप में उसको इचिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली गर्मियों का मौसम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसको ना थोड़ा एलेबरेट करके बताएं कि फिर वो क्या क्या चीज़ें लगाएं और किस किस तरह से अपने आप को बचा के रख सकते हैं गर्मी से, क्योंकि आगे आगे गर्मियों का ही मौसम है। अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग प्लास्टिक और बर्न सर्जरी के हवाले से बात कर रहे हैं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात आप लोगों से कही थी कि मुझे लगता है बहुत पब्लिक सर्विस मैसेज है बड़ा, और अगर आप लोगों को पता लगे कि कहीं एसिड की ख़रीदो फरोख्त हो रही है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह बंद है। आप गवर्नमेंट के एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिसमें आपको पैसे नहीं भरने पड़ते, और गवर्नमेंट आके वहाँ पर चेक करेगी कि वहाँ पर एसिड की ख़रीदो फरोख्त हो रही है या नहीं। तो प्लीज़ अपना और नहीं कुछ तो ये हिस्सा तो अपनी सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैंने आपसे जाने से पहले पूछा था कि इस तरह के जो विक्टिम्स होते हैं उनको गर्मी में किस तरह अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो उस पर आप ज़रा हर चीज़ के बारे में बताएं। उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, गर्मी से कैसे बचें, कितने टेम्परेचर तक नॉर्मल है, उससे ज़्यादा में अगर जाएँ तो अपना ख्याल रखें। इसमें यह है कि आप फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या फ़ैसिलिटी है, नहीं है। अगर आपके पास फैसिलिटी है एयर कंडीशनर की, तो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पे थोड़ा ठंडा टेम्परेचर हो, ताकि आपको इचिंग, स्वेटिंग कम हो। क्योंकि अगर आपने ड्रेसिंग भी की हुई है या इवन ऑइंटमेंट भी लगाई हुई है तो आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि पसीना आएगा, ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो और स्वेटिंग ज़्यादा होती रहती है। और जब स्वेटिंग होती है, इचिंग होती है, पेशेंट जो है वो ऑफ कोर्स इच करेगा, उससे खुजाने से ये होगा कि वहाँ पे हीलिंग जो है वो एक तरह से उसके प्रोसेस में खलल आ जाएगा। तो आप बार बार इचिंग करते हैं तो स्कारिंग भी बुरी होती है। तो आपको अगर इचिंग हो रही है, आप एक चीज़ तो ये टेम्परेचर के टुवर्ड्स कूलर साइड आ जाएं, नहा सकते हैं,
कपड़े ठंडे पहन सकते हैं, आप कपड़े लाइट कलर के पहने गर्मियों में। आपको अगर बाहर जाना है घर से तो आप सन ब्लॉक लगा के जाएं। आपने अच्छा, वहाँ वो जो जगह है वहाँ पे लगा सकते हैं सन ब्लॉक? जी जी, आपने नीचे ऑइंटमेंट लगाई अपनी, जो भी ऑइंटमेंट आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, आप उसके ऊपर एक लेयर ऑफ सन ब्लॉक भी लगा सकते हैं। आप यू गिव इट सम टाइम कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, 15-20 मिनट बाद आप ऊपर एक हल्की लेयर सन ब्लॉक की लगाएं। आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं अपने साथ, छतरी लेकर घूमें, दुपट्टा सर पे कर लें, कोई प्रेफरेबली कोई हल्के रंग का। डार्क कलर्स मत पहने क्योंकि वो जितना डार्क कलर होगा उतनी वो सन एब्जॉर्ब करता है रेज़ को। दूसरा ये है कि जब आप एसी में नहीं रह सकते, पंखे वाली जगह, कूलर वाली जगह रहें। और बाकी ये है कितने अरसे तक ये काम करते रहने, जितने अरसे तक आप समझते हैं कि आपको गर्मी में इचिंग हो रही है और आप यू हैव टू अवॉइड इचिंग, उस जगह को खुजाना नहीं है आपने ना। अच्छा, और आइसिंग वगैरह उस जगह की कर सकते हैं? आइसिंग नहीं, कुछ रिकमेंडेड नहीं है। हाँ जी। दूसरा ये है कि जब आप अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, और जब ये होता है कि बर्न के बाद जब न्यू स्किन सेल्स वहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं, उस दौरान वैसे भी इचिंग होती है, चाहे आप गर्मी में है नहीं है, लेकिन एक इचिंग होती है, पेशेंट बताता है इचिंग का। तो आप उस वक्त कोई लाइट डोज एंटी एलर्जिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि उसकी थोड़ी जो खुजली उसको हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तभी किसी ना किसी इस तरह की चीज़ का शिकार होते हैं। बहुत कॉमन जो चीज़ हम देखते हैं वो होंठ का नाक के साथ जुड़े हुए होना है, और वो जगह जो है वो ठीक तरह से डेवलप नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत देर का वेट करते रहते हैं कि भाई इतने साल का बच्चा होगा, थोड़ा दर्द बर्दाश्त करने वाला होगा, तभी हम इसका ऑपरेट कराएंगे। उस अरसे में क्या होता है कि बच्चे की जितनी तस्वीरें हैं वो भी वैसी हैं, उसको फिर बुली भी किया जा रहा है, उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, उससे बार बार ये पूछा भी जा रहा है कि तुम्हें क्यों है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि कितने अरसे का बच्चा हो तो उसकी जो भी सर्जरी रिक्वायर्ड है वो करा देनी चाहिए? इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जो आप बात करें ये कटा हुआ होंठ और की बात है जिसमें जी हाँ जी, जो आप बात करें ये कटे हुए होंठ की बात है, जो इसमें इट्स नॉट मेरी रिकमेंडेशन, लेकिन ये एक डेवलप्ड रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें 3 महीने से 6 महीने की उम्र में आप होंठ की सर्जरी कर देते हैं। 3 महीने से 6 महीने की उम्र में कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर तो बच्चे को कोई ऐसी साथ में कोई और बीमारी है जिसकी वजह से उसको बेहोश नहीं किया जा सकता तो आप डिले करते हैं। अच्छा, अदरवाइज आप और उसका वेट ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, कोई और ऐसी मतलब हेल्दी बेबी और कोई ऐसी एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, बेहोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि भाई बच्चे को बेहोश नहीं करना, तो आप 3 से 6 महीने पे होंठ की सर्जरी करेंगे। ठीक है। और जो इसके साथ जो अगर उसी बच्चे का जो है तालू भी कटा हुआ है तो वो 9 महीने से 12 महीने की उम्र में आपने वो भी ऑपरेट कराना है, क्योंकि अब होंठ हो गया वो तो बैरूनी एक आइडेंटिटी के लिहाज से, कॉस्मेटिक के लिहाज से, फंक्शनल के वो सकलिंग थोड़े बहुत शुरू कर दे और पेरेंट्स की उसके साथ एक बॉन्डिंग डेवलप हो, एक्सेप्टेंस हो। और दूसरा जो है जो ताल्लु का है उसमें बहुत बड़ा करने की वजह ये होती है कि स्पीच उससे अफेक्ट हो सकती है। अगर आप डिलेड करते हैं तो बच्चे की स्पीच जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। फिर बच्चा जो है एक खुद ही से ना नाक में आवाज़ निकालता है और उसको उसकी आदत हो जाती है, उसका ब्रेन लर्न कर लेता है वैसी आवाज़ निकालने का। ठीक है। तो अगर आप तालु रिपेयर में डिले करते हैं तो बहुत से चांसेस हैं कि बच्चे की आवाज़ बहुत हद तक दुरुस्त नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, नेज़ल टोन में ही रहेगा, जैसे नाक में बात करना। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि कॉस्मेटिक सर्जरी का आजकल बहुत रवाज है। मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी हम इसके बारे में भी बात करें। लोग जो है वो उनको जब अपेरेंटली अपनी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो जाके उसे तब्दील कराना शुरू कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो ख़राब हो जाती है, पहले से जो चीज़ मौजूद होती है वो शायद बेहतर होती है और ख़राब हो जाती है, लेकिन मोस्टली केसेस में अच्छी ही चीज़ें नज़र आती हैं। आप क्या रिकमेंड करती हैं, या आपके पास अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आता है या प्लास्टिक सर्जरी के लिए आता है तो आप उसे पहले ये मशवरा देती हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, या इस तरह की कोई चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जब पेशेंट कॉस्मेटिक के लिहाज से आपके पास आता है तो आप पूछते हैं पेशेंट से कि आपको क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या चीज़
सही नहीं लग रही और आप इसमें किस किस्म की और क्या बेहतरी चाहते हैं। फिर दूसरी ये चीज़ होती है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतरी करने से जो है वो कुछ ख़राबी हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा हो सकता है, गॉड फॉरबिड, कि कोई सर्जरी आपकी गलत हो जाए, बट अगर आपने प्लानिंग ठीक की हुई और आपने पेशेंट सिलेक्शन के वक्त ये गौर कर लिया था कि नो, ये कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, कोई ड्रास्टिक चीज़ नहीं है जो आप करने जा रहे हो, या पेशेंट की कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि वो लेटर ऑन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई ये मैंने नहीं कहा था, तो आप पहले ही कह देते हैं, एंड यू डॉक्यूमेंट दीज थिंग्स कि मैंने पेशेंट को ये चीज़ें बताई हैं और पेशेंट को ये चीज़ें चाहिए, ये सब कुछ करा रहे हैं। हाँ, और ये चीज़ें पेशेंट ने डिमांड की हैं, और ये चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं और ये चीज़ें जो पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, और मतलब एक तसव्वुराती इमेज जो वो बना के आए होते हैं वो पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। देखिए, तसव्वुराती इमेज मेरा और तसव्वुराती इमेज उस पेशेंट का मैच करता है या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपके ख्याल में क्या चीज़ ख़राब है और आपके ख्याल में क्या चीज़ ठीक करनी है। ठीक है, आजकल जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से, वो क्या क्या चीज़ चाहते हैं कि हमारी ठीक हो जाए? आँख और नाक और लिप्स को तो हम बहुत कॉमनली देखते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो डिमांड करते हैं कि हमें ये इस किस्म की चाहिए? अभी जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर्स हैं उसमें लाइपोसक्शन प्रोसीजर है। जैसे आप वेट रिडक्शन के लिए पेशेंट ट्राई तो करते हैं, लेकिन एक बॉडी कंटूरिंग चाह रहे होते हैं कि भाई बॉडी शेप ज़रा हो जाए, पूरी बॉडी की, डिफरेंट बॉडी एरियाज़ की, ये डिपेंड करता है कौन सा पेशेंट आ रहा है। कुछ लोग पेट की सिर्फ कराते हैं, कुछ कमर की, क्या बात है भाई, कुछ जो है वो थाइस की, बाजुओं की, यू नो दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट क्या मतलब कहाँ से चाह रहे होते हैं कि हमारे जो बाजू हैं जब हम हमारे साइड से आए तो वो पतले पतले नजर आए, या इस टाइप की चीज़। ठीक है, और तो वो ये किस बहुत तरह मुमकिन है डॉक्टर साहब? वो तो सिर्फ इस तरह नहीं है कि आप वेट ही लूज करें तभी कब होंगी चीज़ें? वेट लूज़ करने से होती हैं, बट समटाइम्स व्हेन दे हैव ट्राइड, और वो या फिर वो रैपिड आप चाह रहे होते हैं। दूसरा, जब सिर्फ आप वेट लूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि स्किन साथ में टाइटन हो, स्किन सैग कर जाती है समटाइम्स। सो वो जो मुमकिन है वो लाइपोसक्शन से मुमकिन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ढीली है तो फिर वो प्रॉपर सर्जिकली यानी कि कट लगा के एक्सेस स्किन जो है वो आप निकालते हैं और फिर स्टिच करते हैं उसको। और जो लाइपोसक्शन है वो तो इस तरह से होती है कि आप एक कैनुला की मदद से जो है वहाँ का फ़ैट, एक्सेस फ़ैट जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, और वो चीज़ पतली हो जाती है, शेप अप हो जाती है। ये फेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? चिन के लिए होती है लाइपोसक्शन, जिनकी डबल चिन होती है, या काफ़ी नहीं आपकी अभी ठीक है लाइपोसक्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और उसके लिए होती है, और बॉडी थाइस, बैक, पेट हो गया और बाजू हो गए, इस जगह की। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब बहुत कॉमनली मैंने लोगों में देखी है, वो ये है कि अगर उनका मुंह छोटा है तो वो जिस्मानी तौर पे अगर थोड़े बल्कि भी हैं तो ये बात फील नहीं होती आपको एकदम से देखने में। जब आप उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तब तो आपको पता लगता है कि नहीं ये थोड़े हेल्दी हैं, लेकिन अदरवाइज़ मुंह का छोटा या बड़ा होना बड़ी मुसीबत का लोगों के लिए बायस बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वैसे श्रिंक हो जाते हैं, वैसे पतले हो जाते हैं, लेकिन मुँह हमारा ना बड़ा ही रहता है, पता नहीं क्या इसके अंदर। तो उनको इस तरह की कोई चीज़ रिकमेंडेड है कि आप लोग ये प्रोसीजर करा लें तो ये बेहतरी आ जाएगी इसमें? अब ये उसका बोनी स्ट्रेचर कैसा है क्या पता उसका। अगर बोन यहाँ से बड़ी है तो फिर कुछ तो नहीं फिर होगा। तो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, क्या कई लोगों का पतला होता है, वो कहते हैं नहीं हमारा बोन चौड़ी कर दें, यू नो इम्प्लांट्स डाल दें जॉ लाइन बनाने के लिए। सो इट्स लाइक व्हाट यू फाइंड कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर उसका बोनी स्ट्रक्चर ही फेस का बड़ा है तो फिर तो कम नहीं होगा। अगर इस तरह का है कि फ़ैट है या बहुत सैगी स्किन है, फ़ैट है तो आप लाइपोसक्शन कर दें, अगर सैगी स्किन है तो फेस लिफ्ट्स कराते हैं। जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं, लाइपोसक्शन हो गया, नोज़ जॉब हो गई, लिप के हो गए। अच्छा, आपने नोज़ जॉब की बात की, जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या कोई तस्वीर साथ में लेके आते हैं कि हमें इस तरह की चाहिए? कोई फ़नी इस तरह का वाक़या हुआ है जिसको आप गाइड कर रही होंगे भाई आपकी नाक जो है ना वो मैं यहाँ पे कील डाल के तो सीधी नहीं कर सकती, अब इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये नहीं हो पाएगा मुझसे। फ़नी पिक्चर्स लेके आते हैं, बहुत से लोग पिक्चर्स लेके आते हैं। किसकी पिक्चर्स लेके आ रहे होते हैं? एंजेलिना जूली की तो नहीं लेके आ रहे होते? काफ़ी लोगों की लेके आ रहे होते हैं।
और उनके जहन में जो इमेज होता है वो कहते हैं कि भाई बिल्कुल ऐसा कर दें, या यूरोपियन नोजेस की तरह कहते हैं कि बिल्कुल पॉइंटी टिप कर दें। तो आप बताते हैं कि भाई आपकी बाकी फेशियल फीचर्स भी यूरोपियन नहीं हैं, तो फिर एक नोज़ एक अलग से इट वॉन्ट सूट यू। हमारे जो पाकिस्तान के नोजेज़ हैं दे आर डिफरेंट देन यूरोपियन नोजेज़, तो आपको थोड़ा बेहतर फॉर्म उसकी अपने ही नोज़ की हो दैट वुड सूट यू मोर। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नहीं मुझे पॉइंटी टिप चाहिए, और ये डॉर्स मतलब जो नाक का ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ तो ठीक है, होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, वो तो एवरीबडी वांट्स दैट। लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा सा नीचे जाके और फिर ऊपर टिप उठे। ओए होए होए और अच्छा, ये भी है। अच्छा, आपने कभी किसी बंदे को देखा है जो अपनी नाक के साथ सेटिस्फाइड हो? क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जिनको अपनी नाक पसंद हो, वरना लोगों को जर्नली अपनी नाक पसंद नहीं होती। वो कहते हैं कि मुझे फलां जैसी चाहिए। जिनकी बहुत खड़ी है वो कह रहे हैं हमें ऐसी नहीं चाहिए, और जिनकी बैठी हुई है वो कह रहे हैं हमें खड़ी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा आई थिंक ऐसा इस वजह से है कि आप किसको आइडियलाइज़ करते हैं। आप आइडियलाइज़ अपने आप को नहीं करते, मोस्टली आप आइडियलाइज़ किसी और को ही कर रहे होते हैं। कोई एक्टर हो, सिंगर हो, कोई भी सेलिब्रिटी, एनीबडी, तो आप किसको आइडियलाइज़ करें, आपको किसका नाक पसंद आ रहा है, तो जो आपकी आंख को बेहतर लग रहा है। एक और चीज़ डॉक्टर साहिबा, मैंने लास्ट कुछ ऐसे में देखा है कि कुछ सेलिब्रिटीज़, मैं नाम वैसे ले सकती हूँ लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगी, ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं बता भी दूँगी। उन्होंने अपनी जब नाक की सर्जरी कराई तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही ख़राब हो गई। तो इसकी रीज़न क्या होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं आप जी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेलिब्रिटी अपना मुंह बिगाड़ने के लिए कोई ख़राब डॉक्टर के पास जाता होगा। वो रिसर्च करके सबसे अच्छा जो वहाँ का डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन है उन्हीं के पास जाते होंगे। तो रीज़न क्या बनती है कि आपकी नाक जो है उसकी सर्जरी ख़राब हो जाती है? रीज़न कुछ भी बन सकती है। रीज़न एक तो है कि अगर आप देखिए, आप कह रही हैं कि हाँ ठीक है उन्होंने रिसर्च की होगी कि वो अच्छे डॉक्टर के पास, यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ऐसे ही सर्जन को चूज़ करें जो कि सर्टिफाइड हो, ट्रेंड हो। और दूसरा जो है रीज़न ये हो सकती है कि आपने किसी ऐसे पेशेंट की सर्जरी कर दी है जो कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज चाह रहा था और अब आपने वो कर दिया, या फिर रिपीटेड सर्जरीज जो हैं एक दफ़ा कहीं और से करा के आप फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, या पहली और दूसरी सर्जरी में टाइम गैप बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ। अच्छा, और फिर भी इन चीज़ों से भी ख़राब हो सकती है क्योंकि आप हीलिंग का बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे। और अगर आप दूसरी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, पहली सर्जरी करा के बस दूसरी सर्जरी यू आरंट गिविंग इनफ टाइम फॉर द बॉडी टू हील, तो उस दौरान भी ये मसले ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आने का आपके। बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पूछ सकते थे हम, लेकिन जाहिर है हमारे पास टाइम की कमी होती है। तो जितने सवालात मेरे दिमाग में आए या मुझे रिकमेंडेड थे, मुझे बताए गए थे, मैंने पूछने की कोशिश की है। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो फीडबैक के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।